चलिए दोस्तों, आज हम सबसे पहला टॉपिक एक 5 से 10 मिनट का टॉपिक है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज के बारे में। इसके बाद में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते चले जाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा टेम्परामेंट। ठीक है, टेम्परामेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं। जय मैटी दीपक सर। जब आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात आती है तो मैटी जी ने क्या किया था, मैटी जी ने क्या बनाया था, किसी को नहीं मालूम है। सब थ्योरीज ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, केवल थ्योरी देते हैं कि ये ऐसा वैसा। हर 7-8 महीने में एक नई थ्योरी सामने आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जानना चाहा है कि मैटी जी ने अपनी रेमेडी का नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों दिया। याद रखना, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो तो बताओ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों दिया गया है। यानी पहले ये देखा गया था, ये कहा गया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी होम्योपैथी के जैसे एक्ट करती है। बिल्कुल सही है, सारे लोग मानते हैं। लेकिन याद रखना, होम्योपैथी जैसे एक्ट करती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैसे एक्ट नहीं करती है। याद रख लेना, एंजियोटिको को जब आपने किसी भी केसेस में ओवरडोज के रूप में दिया तो आप देखो बहुत तेजी से कंजेशन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बहुत तेजी से कंजेशन होता है। आप देख के देख लेना, A1 को बहुत तेजी से कंजेशन हो जाएगा। और अगर उसी रेमेडी को यदि बहुत ज्यादा डाइल्यूट करके देखोगे, आप देखकर देख लो, कंजेशन दूर हो जाता है बहुत इजीली। वहां पर कंजेशन दूर हो रहा है। कहने का मतलब A1B को आपने पॉजिटिव दिया तो देख लो कंजेशन हो जाएगा, आपको बहुत सारा ब्लड वहां कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप वही चीज A1B को नेगेटिव दोगे, आप देख लो दोस्तों कितनी जल्दी नेगेटिव देने पर पेशेंट को ठीक हो जाता है, कंजेशन ठीक हो जाता है। गले में आप जब पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो, याद है आपको, आपके पास थ्रॉट का पेशेंट आया, थ्रॉट इन्फेक्शन का आया। आज के समय में आपको बहुत मिलेंगे। आप जब टाच बोल के उसको एग्जामिन करते हो थ्रोट को, उसको बोलते हैं आ कर, वो आ करता है, जीवान बाहर निकालते हैं। आप देखते हो छोटी छोटी लाल लाल कैपिलरीज पूरे थ्रोट में फैली हुई नजर आती है। आप कहते हो आपको तो कंजेशन हो गया यार गले में। कभी आपने A1B को नेगेटिव करके देखा है? नहीं करके देखा, करके देख लेना। थ्रॉट इन्फेक्शन में A1B को नेगेटिव करके 10th डायल्यूशन में अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल S10 एंटी इंफ्लामेटरी, C13 म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रॉट की स्पेसिफिक रेमेडी। ठीक है, आप उसके साथ में P3 S10 C13 P3 ये 3 प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया तो थ्रॉट के पूरे लेवल को आपने करेक्ट किया। इसके साथ में जब आपने वर्वन यूज किया, Y यूज किया, A1 यूज किया, B यूज किया, वो भी 10th डायल्यूशन में यूज किया, देखिएगा क्या महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। वीडियो अलाउड नहीं है गुरुदेव, वीडियो बंद कीजिए। छिंदवाड़ा नरेश, वीडियो बंद कीजिए आप। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, बहुत सॉलिड रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में नजर आता है दोस्तों। इसलिए आपको यहां पर याद रखने की जरूरत है कि जो मेडिसिन पॉजिटिव में जो काम कर रही है वो नेगेटिव में उल्टा काम करती है। इसीलिए इसको कहा गया। हालांकि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज बिल्कुल डिफरेंट वे में काम करता है, लेकिन वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि होम्योपैथी इस न्यू सिस्टम का आधार बना है। इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई भी, नोबडी कैन, कोई भी वहां झुटला नहीं पाएगा। इसलिए मॉडिकल जितने भी मॉडर्न मेडिकल डिस्कवरीज हो रही है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, नया नया ड्रग्स को प्रिपेयर करना, नया नया सिलेक्शन को रेफरेंसेस देना। इसीलिए होम्योपैथी के टीचिंग के साथ इसको कंफर्म किया जाता है कि अगर आप प्लांट की स्टडी होम्योपैथिकली करते हो, लेकिन वहां पर जब 9 प्लांट्स को अब S1 बनाया तो S1 में 9 प्लांट्स है। अब उन 9 प्लांट को जब इक्वली मिला दिया गया, तो इक्वली कभी नहीं मिलाया जाता, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत कम, उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर कि वो कहां पर जाकर काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर मिलाया जाता है। और आज के समय में जब इसका रिजल्ट देखा जाता है, बहुत ही ऑथेंटिकली रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज के समय में एलोपैथ प्रैक्टिशनर जितने भी हैं वो धीरे धीरे मानने लगे हैं दोस्तों कि होम्योपैथिक जो पर्टिकुलर डिसीजेस होता है वो होम्योपैथ मेडिसिन से क्यूर हो रहा है। यानी लंबे समय के बाद आज MBBS डॉक्टर मानता है कि होम्योपैथिकली किसी भी डिसीज को आप क्यूर कर सकते हो। इसीलिए आप जिस प्रकार से बेस्ट मेडिसिन के रूप में कोलेरा की बात करते हो, तो होम्योपैथिक कैम्फर का उपयोग करके किसी भी प्रकार के कोलेरा को कवर करता है। एकोनाइट देकर किसी भी प्रकार के फीवर को माइन्यूट डोसेस देकर ठीक करता है। इसीलिए एलोपैथ आप इन डिसीज में इन रेमेडीज की वैल्यू को समझने लगे। लेकिन अब बारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात करते हैं दोस्तों। काउंट मेटी जी ने इसी लेवल पर बात की है कि डॉक्टर हैनीमैन ने जो डिस्कवरी की थी उसकी वैल्यू को पूर्ण रूप से रिकॉग्नाइज करने का काम कभी भी किसी होम्योपैथ डॉक्टर ने नहीं किया दोस्तों। हमेशा पूरे वर्ल्ड में उसका अगेंस्ट होता रहा, उनका दुष्प्रचार होता रहा। लेकिन जब हैनीमैन जी ने इंस्ट्रक्शन का वहां पर पूरा पूरा स्टडी मैटी जी ने किया और उसके बाद देखा कि इसमें एक चीज की कमी है,
वो कमी है ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने के। तब मैटी जी ने कहा कि होम्योपैथ सिस्टम अभी भी इम्परफेक्ट है, पूरा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हैनीमैन साहब बिल्कुल सही जगह जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस अगर कर देते तो आज होम्योपैथ में ये चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के रूप में कब का मर्ज हो चुका होता। लेकिन मैटी जी ने अपनी रेमेडी को होम्योपैथिक रेमेडी कहलाना गलत समझा। उन्होंने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी का नाम देना है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने डिस्कवरी की जो कहानी इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दी है दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग इस बात को जानते हैं तो उन्होंने कई प्रकार का एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कई लिक्विड के साथ किए थे दोस्तों। कोई एक आध मेडिसिन ने 500 प्लांट्स को लेकर उन्होंने अपना मॉर्बिड का जो फंक्शन था वो प्रोवाइड किया था दोस्तों। और जब उन्होंने प्रिपेयर की थी मेडिसिन, तो काउंट मैची जी ने पाया कि कुछ मॉर्बिड अफेक्शंस होते हैं इस डिसीज के, जो सीड को लिक्विड को टच करने पर ही डिसअपियर हो जाते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी को केवल आपने टच करा तो कई मॉर्बिड इफेक्ट जो आपके शरीर में नुकसानदायक क्रिएट करते हैं, वो केवल आपके बॉडी को टच करने से ही, उस लिक्विड के टच करने से ही दूर हो जाते हैं दोस्तों। यही एक इलेक्ट्रिक स्पीड से काम करने वाली यह मेडिसिन है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ नाम दिया गया था। यही इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, रेडियो एक्टिव वेव्स को जनरेट करती है, और ये पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित कर दिया गया था दोस्तों। और यही कारण है उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ऐसी डिस्कवरी की कि वाटर में वेजिटेबल को इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स करने का तरीका उन्होंने खोज निकाला कि किसी भी एक वाटर कंटेंट में अगर किसी प्रकार के प्लांट के एक्सट्रैक्ट को निकाला गया और वहां पर जब उसका उपयोग किया गया, वो इलेक्ट्रिक वेव के जैसे काम करता है, रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इन लिक्विड को लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल रेमेडीज के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। और यही कारण है आज जब प्रैक्टिस करते हो दोस्तों और इसको उपयोग करते हो, तो इसी कारण से आपका प्रैक्टिकल जो होता है ये साबित होता है कि जब रेडियो एक्टिव वेव जनरेट कर रही तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर के जैसे तुरंत रिजल्ट देती है। इसी तुरंत रिजल्ट देने की कैपेसिटी के कारण दोस्तों इसको उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है, जितने भी फॉलोअर्स रहे उन्होंने सही तौर पर समझाया है कि नर्वस सिस्टम ऐसे स्टेट में आ जाता है दोस्तों कि जब कहीं पर भी नर्वस स्किन के सरफेस के पास में जब टच रहती है तो वहां पर हमें लिक्विड को स्किन के साथ जब कांटेक्ट में आने देते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटर फोर्स, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमोटर फोर्स अर्थात रेडियो एक्टिव वेव तुरंत जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब वो रेडियो एक्टिव वेव किस रूप में जनरेट होती है ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, नहीं पता है तो अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मैं पूरा डिटेल बताऊंगा आपको कि कैसे काम करती है। ये साइंटिफिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया जा चुका है, आईडीसी कमेटी को भी इस चीज का एहसास कराया जा चुका है कि मसल्स और नर्व में बहुत ही रेगुलर और कंपेटिवली दोस्तों पावरफुल इलेक्ट्रिक एक्शन लगातार होता रहता है। आपको पता है दोस्तों स्किन के नीचे जो होता है ना नर्व एंडिंग्स पाया जाता है, ठीक है, इसलिए स्किन कुछ हद तक इलेक्ट्रिक एक्टिव होता है दोस्तों। यही कारण है बॉटल शेप्ड है स्किन ग्लैंड ये दर्शाती है कि उसमें रेगुलर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती रहती है, और इन्हीं ग्लैंड का जो बेस होता है पॉजिटिवली एक्टिव होता है दोस्तों। और जब पॉजिटिवली एक्टिव होता है, जबकि इनके अपर सरफेस हमेशा नेगेटिवली इलेक्ट्रिक होती है। याद रख लेना, जितनी भी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी की, वो बेस पॉजिटिवली एक्टिव होता है। याद रखिएगा, वो बेस पॉजिटिवली एक्टिव होता है, जबकि इनकी जो अपर सरफेस होती है वो हमेशा नेगेटिवली एक्टिव होती है। और इसी कारण से प्रत्येक नर्व, प्रत्येक मसल्स और मसल्स का प्रत्येक भाग जब कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है दोस्तों, तब लॉन्जिट्यूडिनली सेक्शन में पॉजिटिव होता है, जबकि क्रॉस सेक्शन में नेगेटिव होता है। यानी ऐसा खड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ऐसा क्रॉस सेक्शन करोगे तो नेगेटिव होगा। और यही कारण है दोस्तों, जो यूरिन फ्रेशली अवॉइड की जाती है, आप ताजी ताजी यूरिन फ्लो करते हो, वो नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल होती है दोस्तों, यानी वो बिल्कुल नेगेटिवली इलेक्ट्रिकल होती है। और यही चीज दोस्तों याद रखिएगा, हैनीमैन ने भी दिखाया था कि जब आप लिविंग नर्वस सब्सटेंसेस के लेवल पर जाते हो तो जितने भी कोलर पोर्शंस होते हैं, जो ठंडे पोर्शन होते हैं, वो सब पॉजिटिव होता है। और यही प्रूव होता है दोस्तों कि यदि येलो लाइट को यदि फ्रेशली एक्साइटेड आईबॉल पर डाला जाए, हमारी आई बाल पर अगर फ्रेशली येलो लाइट को डाला जाएगा तो नॉर्मल इलेक्ट्रिव आई करंट जो होता है कॉर्निया में ऑप्टिक नर्व के ट्रांसफर सेक्शन तक इंक्रीज हो जाता है। जो पर्टिकुलर बैक साइड में मैक्युला डेंसा या ऑप्टिक डिस्क होती है ना, वहां तक आपको फ्लो नजर आता है। इसीलिए याद रखना, इसका मतलब हुआ कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं नर्व की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है हमारी दोस्तों, वो सब के सब इलेक्ट्रिकल जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करती है। और इस बात से साबित होता है, आप जब टेबल प्रैक्टिस में देखोगे ना, इस बात से साबित होता है कि जितने भी
वहां पर बैटरीज होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी प्रकार फ्लूइड में भी इलेक्ट्रिसिटी का कंटेंट पाया जाता है। तो सेल भी तो एक प्रकार से दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, सेल भी इसी प्रकार से काम करती है, ठीक है। इसीलिए वेजिटेबल एसेंस का जब उपयोग करते हो ग्लोबुल्स को प्रिपेयर करने के लिए किया जाएगा, तो साथ ही फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी में वहां पर पाया जाएगा कि वो फोर्स पाया जाता है, ऐसा फोर्स पाया जाता है जो कि काउंट मेटी जी ने अपने रेमेडीज को इसलिए वहां पर दिया क्योंकि वही फोर्स यहां पर इलेक्ट्रिक रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करता है। इसीलिए यहां पर इस रेमेडी का जो मेटी जी ने प्रिपेयर किया है इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी नाम दिया गया दोस्तों, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक वेव के जैसे काम करती है, ठीक है। एक होम्योपैथ में सिंगल मेडिसिन यूज की जाती है, अब उसमें कौन सी रेडियो एक्टिव वेव होगी, लेकिन जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी की बात की जाती है तो उसमें डेफिनेटली आप देखो वहां पर एक इलेक्ट्रिक रेडियो एक्टिव वेव होती है, जिसके कारण वहां पर सारा वर्क एक इलेक्ट्रिक गति से होता है। लेकिन आप जब टेबल प्रैक्टिस में इस चीज की बात करते हो तो हमेशा लगेगा समय लगता है दोस्तों, हर चीज को अकेला कोई प्रूफ नहीं कर सकता। मेटी जी सही है दोस्तों या गलत है, जो भी फोर्स या सब्सटेंसेस उन्होंने डिस्कवर किया था उसका नाम उन्होंने इसी के बिहाफ पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रखा था। सही गलत का फैसला आपको करना है, आपको डिसाइड करना है कि पुरानी जितनी भी थ्योरीज है उस पर चलना है, ठीक है, या फिर नई नई थ्योरीज को आपको जनरेट करना है। मैं हमेशा नई थ्योरी को प्रिपरेशन देता हूं, मॉडर्न साइंस भी नई थ्योरी को प्रिपरेशन देता है, और हमेशा आप देखो 6 महीने साल भर नहीं हुआ कि जो पुरानी थ्योरी है उसको गलत साबित करने के लिए दूसरी थ्योरी मैं सबूत पेश कर दी जाती है। ये मॉडर्न साइंस का रूल है। तो वी आर द प्रूवर्स, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के प्रूवर्स हैं। हम क्यों पीछे रहे दोस्तों, हमेशा महत्वपूर्ण ये होता है कि जो हमारे दिमाग में रखना चाहिए दोस्तों कि जब होम्योपैथी एलोपैथी साधारणतः दोस्तों किसी भी सिम्टम को कंटेन करती है दोस्तों, वही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डिसीज के कॉज पर डायरेक्टली अटैक करती है, ठीक है। याद रखना एलोपैथ हुआ दूसरे जितने भी साइंस हुए वो केवल सिम्टम पे कलेक्ट करते हैं, केवल सिम्टम पे काम करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डायरेक्ट उस ऑर्गन पे काम करती है, डायरेक्ट उस डिसीज के कॉज पर काम करती है। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि जितने भी वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेज ऑफ डिसीज वाला जो प्रिंसिपल है, सारी चीज उस चीज को प्रूव करता है। यानी आपके ब्लड वेसल्स में जब किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन जा रहा है, वहां पर अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, तो डेफिनेटली मान के चलेगा डिसीज होगी। और यही एज रेमेडी इन फ्रूट्स और चैनल के ऊपर वर्क करके उन्हें फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करती है, क्योंकि हम मानने लगे हैं कि एक प्रकार से एंजाइम हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि कुल मिलाकर सिम्टम को इग्नोर कर दे आप, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। पेन के रिलीफ को आप नेग्लेक्ट करें, यदि इस पीरियड के दौरान कुछ गुजर चुका है तो दोस्तों बहुत सारे डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन भी आप देखोगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखना जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की बात आएगी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हमेशा अपने रिसर्च पर काम करता है। बगैर रिसर्च के, बगैर क्राइटेरिया को जाने आप किसी भी प्रोटोकॉल को तय नहीं कर सकते दोस्तों। और जब आप टेबल प्रैक्टिस में तरह तरह के नए नए प्रोटोकॉल्स को डायग्नोसिस करते हैं, तब आप किसी भी प्रोटोकॉल को 100% प्रूवन के लेवल पर देख सकते हैं दोस्तों। इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा, जब किसी टेबल प्रैक्टिस में आप किसी सब्जेक्ट को प्रूवन करना है तो प्रूवन आपको करते आना चाहिए, आपको ये बताते आना चाहिए कि मैं जब किसी भी मेडिसिन के लेवल पर बात कर रहा हूं दोस्तों, तो वहां पर जी बिल्कुल मुकेश सर, बिल्कुल सही बात है। हमने जो स्मेल थेरेपी जनरेट की है वो इसी चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेव को यहाँ भी हम जनरेट कर रहे हैं, नर्व के माध्यम से हम ब्रेन तक पे काम कर रहे हैं, हम सेरिब्रल एट्रोफी के जैसे केसेस को भी चैलेंज करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे ग्रुप के जितने डॉक्टर है 9 महीने साल भर में 40 50 किलो वजन कम करके पेशेंट के फीडबैक्स यहाँ पर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज हमने हमारे प्रैक्टिकल के आधार पर सीखी है, प्रैक्टिकल आधार पर देखी है दोस्तों। यदि मैं आपको कुछ आगे बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं दोस्तों। जब मेटी जी ने रेमेडी बनाई तो मेटी जी ने काफी रेमेडी बनाई थी। जब रोम में उन्हें प्रैक्टिकल करने का मौका मिला तो उन्होंने प्रैक्टिकली किया, और प्रैक्टिकली करने के बाद कुछ रेमेडीज को प्रूफ किया, और प्रूफ करके उन्होंने उस रेमेडीज को रख लिया, बाकी के रेमेडी को हटा दिया गया। इसलिए आप देखिए रेगुलर कंटिन्यूटी में मेडिसिन नहीं मिलती, S1 है, S2 है, S3 है, S4 गायब हो गई, S5 आ गई, ठीक है, S6 आ गई, S7 गायब, S8 गायब, S9 गायब, S10 है, S11 है, S12 है,
ठीक है, स्लाश भी मैटी जी ने नहीं बनाया, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने बनाया दोस्तों। अभी देखो S13 भी आ गया, वायलेट ऑरेंज इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। लेकिन जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी की बात होगी तब मैटी जी ने जितने ग्रुप बनाए उसमें सबसे पहला ग्रुप बनाया स्क्रोफलोसो ग्रुप। ठीक है, स्क्रोफलोसो ग्रुप के बाद एंजाइटिको ग्रुप। स्क्रोफलोसो ग्रुप आपका लिम्फेटिक के लिए, लिम्फेटिको ग्रुप आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लिए, एंजाइटिको ग्रुप आपके सेंग्वाइन टेम्परामेंट के लिए। जब कैंसरसो ग्रुप बनाया, जब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आने लगी उन्होंने कैंसरसो ग्रुप बनाया। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम आने लगी उन्होंने पेक्टोरल ग्रुप बनाया। इस प्रकार से उन्होंने फैब्रिफिको ग्रुप बनाया जो फीवर और नर्वाइन डिसीज से रिलेटेड है। उन्होंने वेनेरी ग्रुप बनाया कि भाई जेनेटिकल डिसीज को कवर करना है, वेनेरी ग्रुप बनाया। उन्होंने वर्मिफिको ग्रुप बनाया, यानी किसी भी प्रकार का वर्म से रिलेटेड या कोई दूसरी जितनी भी मैनिफेस्टेशन होती है वहां पर वर्म का उपयोग, और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे 9 उन्होंने टोटल ग्रुप्स बनाए और 9 ग्रुप्स के लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन बनाया। जो 37 मेडिसिन जो मैटी जी ने बनाई थी उसमें स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन थी S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12। ठीक है, जब आप एंजाइटिको ग्रुप की मेडिसिन की बात करोगे A1, A2, A3। ठीक है, जब आप लिम्फेटिको ग्रुप की बात करोगे L1। ठीक है, आप जब वेनेरो ग्रुप की बात करोगे वेन 1, वर्मिफिगो ग्रुप की बात करोगे वर 1। ठीक है, वर 2। आप फेब्रिफिगो ग्रुप की बात करोगे F1, F2। ठीक है, और कैंसरसो ग्रुप की बात करोगे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो वहां पर स्पेशली याद रखना आपको WE, B, G, Y, RE। ठीक है, और एपीपी। इस प्रकार से जब आपने यहां पर इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की बात करी तो ये, लेकिन जितने फॉलोअर्स थे उन्होंने जो कमियां थी उसको पूर्ति करके बीच की मेडिसिन भी बना ली। और आज आप देखेंगे दोस्तों, आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम मान के चलिए 60+ मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और हम पूरी 60+ मेडिसिन, हम किसी भी रेमेडी को नहीं छोड़ते, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है कि मैं किसी भी चीज को नेगेटिव से शुरू करता हूं और उसको बहुत अच्छे तरीके से जब तक समझ नहीं लेता हूं बताता नहीं। ठीक है, इसलिए आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दोस्तों वो है नक्स वोमिका। आज हम लोग, मैं अभी क्या अपना जनरल जो एक एक चीज बताने जा रहा हूं कि पहले 4 महीने में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, एक एक मेडिसिन का मैं बताने जा रहा हूं, एक एक टॉपिक में बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नक्स वोमिका। मैं आपको नक्स वोमिका के बारे में क्या बताना चाहता हूं ये देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच देना चाहता हूं, मैं किसी भी कॉपी पेस्ट के लेवल पर आपके लिए बात नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहता हूं। नोट्स आपको बनाना है, मैं कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर पीडीएफ अवेलेबल होता है तो आप लोग इतने आलसी हो जाते हो कि बस पीडीएफ के अलावा कोई नहीं, और पीडीएफ पीडीएफ खेलते हो, इस ग्रुप से उस ग्रुप में, उस ग्रुप से उस ग्रुप में। लेकिन अगर मैं जो बता रहा हूं, अगर आप नोट डाउन करना सीखोगे ना तो सबसे बड़ी चीज होती है, आज आपने नोट डाउन किया ना 25% मेमोराइज हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम उसको कहीं बाई चांस आपने कभी उठा लिया, एक बार पढ़ लिया, तो फिर 25%, टोटल 50% मेमोराइज हो गया। कभी किसी ने कुछ पूछ लिया, आपकी जिज्ञासा जगी, फिर आपने देखा, फिर 25%, 75%। ऐसे 5 से 6 बार पढ़ने के बाद में पूरा 100% तो नहीं, 70 से 80% मेमोराइज हो जाता है। और वो आपके लिए बहुत एडवांटेज होता है। कितनी भी बड़ी डिसीज आ जाए, S1 कैसे काम करता है आप तुरंत बता देते हो दोस्तों। क्यों बता देते हो? आपको पता है दोस्तों, जब स्टिचनिक्स नक्स वोमिका की बात होगी, इसका नाम होता है पॉइजन नट। ये लॉगिनेसी फैमिली का मेंबर होता है दोस्तों। ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है। S1 में इसका स्पेशल उपयोग किया जाता है। पूरा S1 नर्वस सिस्टम पे लेवल पर काम करता है, न्यूट्रिशन के लेवल पर काम करता है, बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है, एक्यूट रेमेडी है, सिक्रेशन बढ़ाने का काम करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने का काम करता है। यानी इतने काम से लिंक कर दूंगा आपके पूरा इलेक्ट्रिकल जितनी भी एक्टिविटी होती है आपके अपर एब्डोमेन। ठीक है, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं, पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन इसके श्रेणी में आते हैं। आप किसी भी प्रकार के एब्डोमिनल ऑर्गन को इससे कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। इसलिए जब आप प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो तो आपको याद होना चाहिए, आज के समय में मॉडर्न सिविलाइज लाइफ के कारण आप देखो, व्यक्ति कभी भी टाइम से सोता नहीं, कभी खाता नहीं, कभी पीता नहीं टाइम से, कभी भी उठ जाता है, कभी भी सो जाता है, कभी भी खा लेता है, कुछ भी मिल जाए खा लेता है। इसलिए मॉडर्न सिविलाइज लाइफ के कारण होने वाले प्रत्येक रोगों में लाभदायक है दोस्तों। चाहे आप किसी भी पैथी में किसी भी ड्रग्स का आप यूज करके, एलोपैथिक ड्रग का यूज करके, सेवन करके आपके पास आते हो और उनके साइड इफेक्ट आपको डेवलप होते हैं, आप पैरालिसिस के लेवल पर ट्रीट करते हो ना। हमारे ग्रुप में आज ही पार्ट 4 में एक डॉक्टर ने डाला, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि आज
टाइम नहीं मिला, मैंने ग्रुप नहीं देखा, केवल एक उड़ता उड़ता मैंने देखा था, एक ग्रुप में एक डॉक्टर ने डाला है कि मैंने पैरालिसिस को बहुत अच्छे से रिकवर किया, हेड्स अप है। क्यों किया? क्योंकि S1 को उन्होंने 1000 डायल्यूशन में चलाया, F1 1000 डायल्यूशन के साथ में, और ये जो पहली लाइन मैंने लिख रखी है इसको प्रूफ किया कि आपने जितनी भी मॉडर्न साइंस की, उन्होंने 4 महीने किसी दूसरी जगह का ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथ ड्रग जबरदस्त उनको दी गई है। भाई सबसे पहले उनका साइड इफेक्ट तो निकालो, वही तो ऑब्स्टिकल है, आपकी मेडिसिन काम कैसे करेगी। इसलिए उसके साइड इफेक्ट को समाप्त करना है, आपको नक्स भूमिका याद करना है। अब नक्स भूमिका क्या है? S1 की जान है दोस्तों। जो S1 को आप कह रहे हो कि इट इज अ यूनिवर्सल रेमेडी, क्यों है? एक्यूट रेमेडी क्यों है? अगर नर्वाइन चले गए तो किसी भी लेवल पर काम कर लीजिए, पूरी बॉडी में ऐसा कोई सेल और टिश्यू मौजूद नहीं है जहां S1 का काम नहीं है, अर्थात नक्स भूमिका का काम नहीं है। डिसीज चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, याद रखना, डिसीज चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, जब आप पॉजिटिव दोगे इलेक्ट्रोमोपैथ में 1:9 रेशियो से दोगे, हर एक्यूट डिसीज के लिए रामबाण है दोस्तों। लेकिन अगर आप क्रॉनिक पे जाते हो, जितनी नेगेटिव दोगे, हाई पोटेंसी को दोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक एज पे चले जाओ, प्रत्येक सेक्स पे चले जाओ, प्रत्येक टेम्परामेंट पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप S1 देते हो तो आपका स्क्रोपुलोसो यानी कि आपके लिम्फेटिक टेम्परामेंट में बहुत अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर आपने गलती से पॉजिटिव में सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले को दे दिया ना, उसी समय चक्कर आके गिर जाएगा दोस्तों। इसलिए याद रखना, स्टिचनिक नक्स भूमिका जो होता है, हर सेक्स टेम्परामेंट वाले को दे सकते हो, समान काम करती है। अपने क्रूड रूप में जब आप इसको देते हो दोस्तों, तो बहुत कड़वा होता है, साथ ही पॉइजनस भी होता है, याद रख लेना नक्स भूमिका। इसलिए नक्स भूमिका को अगर देखा जाएगा तो मैं आपको कुछ ऑर्गन्स बताता हूं जिसपे मैंने इनको पर्सनली डायरेक्ट वर्क करते हुए देखा है दोस्तों। नक्स भूमिका को अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो पेशेंट मर भी सकता है, याद रख लेना। स्पाइनल कॉर्ड पे सीधा काम करता है, मोटर और सेंसरी सेंटर पर सीधा काम करता है, ब्रेन पर सीधा काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे सीधा काम करता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे सीधा काम करता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पे सीधा काम करता है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर सीधा काम करता है। तो कुछ बचा है क्या? कुछ बचा हो तो बता दो मेरे को। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल रेमेडी है। इसलिए क्लिनिकली जब टेबल प्रैक्टिस में आपने प्रूव किया, तो हम अभी सिंगल प्लांट की बात कर रहे हैं, नक्स भूमिका के, ठीक है, कि नक्स भूमिका जब इतने बड़े बड़े सिस्टम पर डायरेक्टली एक्ट करता है, तो हमें सोचने की जरूरत है क्या? नहीं है। हमें पता तो चले कि ये काम इतना कर रहा है, तो डिसीज बताओ आप कहां काम कर रहा है। मैं केवल नक्स भूमिका की बात कर रहा हूं। जब S1 की बात करूंगा तो कम से कम 390 बीमारियों में मैंने केवल S1 से रिजल्ट लिया है दोस्तों, ओनली S1, ठीक है। मैं बहुत पागल आदमी हूं, जब भी देता हूं तो प्लेसिबो दे देता हूं। डिस्टिल वाटर में थोड़ा सा RS टपका दिया, दे दिया, ले भाई प्लेन। ग्लोबल सी उसमें RS टपका दिया, दे दिया, प्लेन प्लेसिबो। लेकिन एक मेडिसिन दिया S1, उसको दे दिया, पेशेंट आकर बोलता अरे सर मजा आ गया यार, ये मेडिसिन का रिजल्ट बहुत अच्छा, जब भी लेता हूं ऐसा लगता है एनर्जी आ जाती। क्यों आती है? क्योंकि क्लिनिकली जब आपने देखा कि जो व्यक्ति एल्कोहलिज्म है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा वाइन पीने की आदत है, एंगर इफेक्ट्स ऑफ क्रोध का जितना भी इफेक्ट आपके बॉडी में नजर आता है, एंगर क्रोध का, ठीक है, एपोप्लेक्सी भ्रमी होती है आपको, अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जितने भी बिलियस अटैक के पेशेंट होते हैं ना, या ब्लैडर अफेक्शन ऑफ यानी यूरिनरी ब्लैडर में किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को ब्रोंकियल ट्रबल होती है दोस्तों, किसी को लगातार कैटरल की प्रॉब्लम आती है, कोल्ड की प्रॉब्लम आती है। अभी हमने बताया था ना, प्रोटोकॉल दिया हमने गायत्री परिवार में, S1C1, ठीक है। तो S1 हर जगह कैटरल कंडीशन में, कोल्ड में काम आता है, एब्डोमिनल कोलिक होता है काम आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है काम आता है, कन्वुल्शन होता है काम आता है, कफ होता है काम आता है, क्रूप की प्रॉब्लम आती काम आता है, डेलिरियम होता है काम आता है, गॉल स्टोन होता है काम आता, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया, फीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी डिसऑर्डर होता है सब में काम है दोस्तों। गॉल स्टोन, गाउट, हीमोराइड्स, ठीक है, पाइल्स होना, ठीक है, फिशर होना, फिस्टुला होना, हेडेक होना, हार्ट का अफेक्शन हो जाना, हर्निया होना, लेबर पेन होना, लीवर अफेक्शन होना, लंबिगो होना, लोकोमोटर एटेक्सिया, आदमी चलता है तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है ना, उसको लोकोमोटर एटेक्सिया कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर होना, पैरालिसिस होना, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर होना, स्लीप की प्रॉब्लम होना, टेनिसमस होना। S1 का 1000 मिरेकल होता है टेनिसमस में, याद रखना। थ्रोट या लंग्स का अफेक्शन हो जाना, ठीक है, ये वो कैरेक्टर होते हैं। यूरिनरी डिसऑर्डर हो जाना, वर्टिगो हो जाना, ये वो कैरेक्टर होते हैं जिसपे नक्स भूमिका डायरेक्टली काम करती है, ठीक है। आप केवल उसके कैरेक्टर को मैच तो करो भाई,
ठीक है, अगर नक्स भूमिका सिंगल प्लांट से आपको इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा, तो आप सोच लो जब आप उसमें लीडिंग, आप राजा बनाकर नक्स भूमिका को कह रहे हो जाओ S1 पे काम करो, तो आप सोच लो जहां जहां नक्स भूमिका काम करती है तमाम रोगों में नक्स भूमिका के पीछे पीछे पूरी मेडिसिन काम करती है। तो सोचो कि नक्स भूमिका अगर 8 आना काम कर रही है तो बाकी का 8 आना दूसरे प्लांट भी तो काम करेंगे, यानी 50% ये काम, 50% उनका काम कितना बड़ा हो गया। कहां कहां काम नहीं करेगा। बॉडी के ऐसी कोई सी सेल और टिश्यू नहीं है जहां पर नक्स भूमिका काम नहीं करता। इसलिए याद रखना, एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट करता है दोस्तों, और इसी के कारण डिस्पेप्सिया के जैसे सिम्टम उत्पन्न कर देता है। याद रखना, ये कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर डेवलप करता है वही कैरेक्टर पे आप उसको मेडिसिन दे के देखो जब आप कंप्लीट मेडिसिन रेमेडी के रूप में बनाते हो। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री स्टिमुलेट करने का काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, जितनी भी ड्राई कैटरल कंडीशन होती है उनको, जैसे नोज और कफ को, ठीक है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, नोज बंद हो जाती है ना, उसको कवर करता है। जितने भी वैसोमोटर सेंटर होते हैं उनको स्टिमुलेट करने पर जब आपको लगता है कि बीपी हाई हो रहा है, S1 से बेटर कोई मेडिसिन नहीं है दोस्तों। हार्ट से जितने भी रिलेटेड सिम्टम होते हैं उसमें S1 से बेटर मेडिसिन नहीं है, क्योंकि नक्स भूमिका का एक कैरेक्टर होता है। जो लोग क्रेविंग करते हैं स्पाइसी फूड, बिल्कुल तला गला खाने का, फेटी फूड, चाक, ड्रग्स, आप देखते हो बहुत सारी महिलाओं को आदत होती है चाक खाने की, ठीक है, याद रखना स्पाज्मोडिक ड्रॉप के साथ में वहां पर नक्स भूमिका यानी S1 दे देना, आप देख लेना। जितने भी ड्रग्स खाने की बार बार आदत पड़ जाती है जिन लोगों को, ठीक है, जिनको ड्रग्स खाने के बाद साइड इफेक्ट होता है, टोबैको खाने के बाद साइड इफेक्ट होता है, नक्स भूमिका सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में सामने आती है। इसलिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, ये इंपॉर्टेंस तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जान है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये क्या होता है, टेम्परामेंट, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका टेम्परामेंट डेवलप होता है कि आप लिम्फेटिक टेम्परामेंट के हो, कि सैंग्वाइन टेम्परामेंट के हो, कि मिक्स टेम्परामेंट के, जो हम कल से शुरू करेंगे दोस्तों। हमारा मेन सब्जेक्ट मैं आज जो बता रहा हूं, ये क्राइटेरिया बता रहा हूं कि मैं किस टाइप से पढ़ाने वाला हूं। याद रखिएगा, जितने भी थिन सब्जेक्ट होते हैं, दुबले पतले, जिनके डार्क हेयर होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल तय कर रहा हूं आपका, देख लीजिएगा, जिनके डार्क कंप्लेक्शन होता है, जो बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, जिनमें नर्वस प्रॉब्लम होती है, ओवर स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा ज्वेलस होता है, हाइपोकॉन्ड्रिक होते हैं दोस्तों, फास्टिडियस, हर काम जल्दी जल्दी करना, डिलीजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, फियरी होते हैं, डरपोक भी होता है, हल्का डर लगता है उनको, लव करने वाले होते हैं दोस्तों, कभी किसी को गलत नहीं बोलते, लव करने वाले होते हैं, फैटी फूड बहुत शौकीन होते हैं, एंग्री होते हैं, वायलेंट कैरेक्टर के होते हैं, हाइपर सेंसिटिव कैरेक्टर के होते हैं दोस्तों। जब आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन नजर आता है, आप सीधे सेलेक्ट कर लेते हो कि भाई इसका जो कैरेक्टर है S1 से मिल रहा है, हम तो नक्स भूमिका यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। याद रख लेना, टेम्परामेंट की बात करोगे तो टेम्परामेंट स्पेशली याद रखना, नक्स भूमिका जो होता है दोस्तों, स्पेशली लीवर पे काम करने वाला, बिलिस, जितने भी इम्पेशेंट इरिटेबल टेम्परामेंट के होते हैं, जो चिली रेमेडी के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन हम मानते हैं कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में यूज किया जाता है दोस्तों। और लिम्फेटिक टेम्परामेंट में यूज करते हो तो याद रखना, ओवर सेंसिटिविटी पूरी रेमेडी में पाई जाएगी। नक्स भूमिका का कैरेक्टर होता है ओवर सेंसिटिव होने का, जरा सी बात में भी बिल्कुल एग्रावेट हो जाता है, तो वही कैरेक्टर S1 में भी पाया जाता है। इसलिए नक्स भूमिका का पूरा कैरेक्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है दोस्तों। अगर ये कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है तो याद रखिएगा, नक्स भूमिका का पेशेंट क्या होगा, आपने कह दिया अरे यार वहां बहुत मजेदार पिक्चर चल रही, चलो बिल्कुल, हाँ चल 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 चल, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा पॉजिटिव नेगेटिव, मेरे को यहाँ जरूरी काम है, करना नहीं करना नहीं, चल बाद में देखेंगे। इसलिए बाहरी इंप्रेशन से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगर एक कैरेक्टर है तो आप देखो, लाइट से प्रभावित होगा, नोज से प्रभावित होगा, किसी भी प्रकार के ऑर्डर, सुगंध से प्रभावित होगा, टच से प्रभावित होगा, पेन से प्रभावित होगा, कोल्ड से प्रभावित होगा, मसल्स आदि से प्रभावित होगा, म्यूजिक आदि से प्रभावित होगा। यानी कोई भी एक्सटर्नल टच उसको होता है, आप मान के चलो तुरंत वो प्रभावित हो जाएगा। और इसी कारण से जब ये कैरेक्टर आपको नजर आ रहा कि नर्व से उसको टच करने पर भी ये प्रभावित हो रहा, तो सोच लो कि अगर पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो गई तो क्या करोगे आप। आपको मोर नेगेटिव चले जाना है। यही मेडिसिन पैरालिसिस में टचिंग सिस्टम को डेवलप कर देगा। जैसे मैंने कहा आपको कि एंजाइटी को ग्रुप का मेडिसिन आप दे रहे हो तो वहां कंजेशन क्रिएट कर रहा है, और वही मेडिसिन नेगेटिव में दे रहे हो, देखो कंजेशन दूर कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि यहां पर कैसे कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, ठीक है। इंडाइजेशन, हिपेटिक ट्रबल सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों ऐसे पेशेंट में, इसीलिए तो उसको लिम्फेटिक ग्रुप में रखा गया है। जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं
हमेशा घर पे बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, उनमें विशेष रूप से जो ड्रंकार्ड्स होते हैं, जो दारू पीते रहते हैं दोस्तों, उनमें गैस्ट्रिक ट्रबल पाई जाती है। जिन लोगों में गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए नक्स वोमिका का टिपिकल कैरेक्टर होता है, नक्स वोमिका इसको तुरंत करेक्ट करने का काम करता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जो व्यक्ति स्लीप शाम के समय, ठीक है, जब नींद आती है, खूब नींद आती है, लेकिन याद रखिएगा, नींद तो खूब आती है, लेकिन जैसे सुबह के 3 से 4 बजे ना वो उठ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब व्यक्ति सोता है तो उसे सपने आते हैं, ठीक है। 3 से 4 बजे सुबह उठ जाता है। पेशेंट से पूछिए आपके नींद में क्या प्रभाव हो रहा। अगर पेशेंट बोलता है कि मैं 3 से 4 बजे के समय उठ जाता हूं और उसके बाद जब वो व्यक्ति सोता है तो उसे सपने आते हैं, और जब सुबह उठता है तो उसे बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को बार बार स्टूल और यूरिन जाने की इच्छा होती है। कई पेशेंट आपको मिले होंगे ट्रैवल प्रैक्टिस में। यदि आपने माइंड किया है तो आपको समझ में आया कि हम अगर S1 दे देते हैं तो ऐसा पेशेंट कब का ठीक करके हम घर भेज चुके होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को बार बार स्टूल और यूरिन जाने की इच्छा होती है, परंतु हर बार थोड़ी सी मात्रा में ही होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी ट्रबल टच मूवमेंट लाइट ऑर्डर से बढ़ जाती है, ठीक है। अगर ये कैरेक्टर नजर आता है तो आपको श्योरली आप कह सकते हो कि ये नक्स वोमिका का केस है, ठीक है। अगर नक्स वोमिका का है तो नक्स वोमिका किस में पाई जा रही है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडी में, S1 में। तो आपका मेडिसिन क्या होगा? S1 सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा, हमारे राजा बाबू सर उनकी बच्ची ने बहुत अच्छे ध्यान देकर इसकी स्टडी करना शुरू किया है, यानी प्लांट स्टडी करना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से उनके प्रोटोकॉल देखिए दोस्तों, 100 पेशेंट पर डे बाप बेटी मिलकर 100 पेशेंट देखते हैं दोस्तों पर डे। इट्स अ मैजिक, ठीक है, याद रखना दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब कभी भी ऐसे व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाते हो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ठंडा पानी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ठंडी हवा में चला गया बीमार पड़ जाता है दोस्तों, याद रख लेना। यानी ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है परंतु कोल्ड एयर पसंद नहीं होती। इसलिए ऐसा लड़का क्या करता है, ऐसा पेशेंट क्या करता है, खिड़की दरवाजे सब बंद करो आप, पूरी बॉडी को कवर करो आप, ठीक है। आप देखो यही कैरेक्टर उसमें देखने को मिलेगा। खिड़की दरवाजे बंद रखेगा, अपना मोटा मोटा कपड़े पहन के रहेगा और बोलेगा कि साहब मुझे तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के केसेस देखते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में आप देखते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आप देखो ठंड लगती है। अगर आपने वहां S1 का 1000 दे दिया ना, मैजिक हो जाएगा दोस्तों। याद रख लेना, बहुत बारीक चीजें हैं, जब मुझे आती है तो मैं पूरा खोल के रख देता हूं, मैं किसी चीज को छिपाता नहीं हूं। और इसीलिए याद रखना, जब भी आप हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में जाएंगे और ये कैरेक्टर आपको नजर आएगा तो नक्स वोमिका 1000 यानी S1 का 1000 देकर देखिएगा। नहीं रिजल्ट आया तो मुझे बताइएगा। इंटेस्टाइनल पार्ट के इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक होने के कारण दोस्तों कॉन्स्टिपेशन जब होता है, स्टिमुलेंट्स, पर्जेंट्स, जितने भी पर्जेंट्स आप देते हो, जितने भी स्टिमुलेंट देते हो, उत्तेजक, परगेटिव ड्रग्स देते हो, बाइटर थिंग्स, अल्कोहल, फैटी फूड, ऐसे लोग बहुत पसंद करते हैं और ये मेन कारण होता है दोस्तों। और इसी कारण से ऐसे लोगों को जब आप मेडिकेशन करते हो, आप वहां पर इस प्रोटोकॉल को देते हो। मैंने इसीलिए स्पष्ट कहा, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, S1 अपनी बात पे कायम हूं। S1 30/30 3 महीने चला दीजिएगा। नक्स ओमेगा 30 होता है, ये मतलब S1 30 और /30 जब आप 3 महीने चला देते हो, आप मान के चलिए कंप्लीट मुंह से, आपके माउथ से लगाकर एनस तक का पूरी सफाई हो जाएगा। उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जितने भी साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं, सब सबसाइड हो गए, कुछ बचा ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। याद रखना, ऐसे लोगों को जब आप प्रैक्टिकल देखोगे तो आप देखो ब्रेड, वाटर, कॉफी, टोबैको, ऑर्डिनरी फूड और ड्रिंक का एवर्शन करते हैं। ये हम थोड़ी खाते पीते, चलो हटाओ, ये हमारे लिए है ही नहीं, ठीक है। उनको तो आप एल्कोहल दे दो, ठीक है, आप दे दो बिल्कुल। ऐसे पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, केयरफुल होता है, फास्टिडियस होता है, हर काम ज्वेलसी के साथ करते हैं। आप देखो डिस्पोंडेंट होता है, क्यूलसम होता है, स्पाइटफुल, थूकने वाले, मैलिशियस होता है, यानी दिमाग से बिल्कुल पैदल होता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, मेमोराइजेशन होगा ही नहीं, उनका कैरेक्टर बिल्कुल अनह्यूमन होता है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, ये सारे कैरेक्टर जब आपको देखने को मिल रहे हैं, आपका नक्स वोमिका डायरेक्टली सिलेक्टेड हो जाता है। तो जब नक्स वोमिका के इस प्रकार के केसेस को सिलेक्ट करते हो, पूरा प्रोटोकॉल तय करना आपके जिम्मे होता है कि आप यहाँ पर इस प्रकार के प्रोटोकॉल तय कर रहे हो, तो आप हमें बताओ कि यहाँ पर ये सिम्टम आ रहे तो हम क्या दें। भाई आपको डेली प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा सिम्टम यही मिलेंगे, ठीक है। जितने जेंट्स आते हैं यही सिम्टम मिलेंगे आपको।
और जब आप सिलेक्ट करना शुरू कर दोगे आप खुद ही बोलोगे कि यार वाकई में मेरा सिलेक्शन इसी प्लांट के बिहाफ पर बहुत एक्यूरेट हुआ है, तो मैं S1 देता हूं। और जैसे S1 देते हो एक्यूट रेमेडी होती है, लेकिन आपको उस पार्ट की, उस ऑर्गन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अनुसार आपको तय करना पड़ेगा कि यहां पर मुझे डोज क्या देना है। ठीक है, वही डोज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, वही डोज आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट होगा जो ये बताएगा कि हाँ साहब मैंने सही प्रोटोकॉल दिया। इसलिए आपको याद रखना है, अगर ऐसे पेशेंट में आप देखो डे टू डे प्रैक्टिस में आप कह रहे हो कि साहब हेडेक होता है, ठीक है, हेडेक क्यों होता है? मैंने फर्स्ट डे बताया, फिर बता रहा हूं, हेडेक क्यों होता है? आप देखो वेगस नर्व को अफेक्टेड कर रहा होता है पेशेंट, डेली बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन को बार बार प्रभावित करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? स्टमक में। इंटेस्टाइन को प्रभावित कर रहा है, पेट साफ करने के लिए बार बार चूर्ण खा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? माउथ से लगाकर स्टमक तक प्रॉब्लम है, और वो आंतों को साफ कर रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों कि हम डॉक्टर्स ही इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए याद रखना, नॉर्मल जब हेडेक होगा तो आपको याद रखना, मॉडर्न अनसिविलाइज्ड लाइफ में बार बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको समझ में आया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो रहा है। आप केवल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा रहे हो, आप देखो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मॉडर्न लाइफ में जीने के कारण होने वाला जो सिर दर्द होता है, आप देखो जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं, जो ज्यादा टोबैको खाते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, वाइन पीते हैं, ठीक है, हाईली स्पाइसी सीजन फूड खाते हैं, इरेगुलर डाइट होती है, ओवर ईटिंग होती है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस करते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज करना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं खुलती, क्योंकि नींद बहुत आती है दोस्तों। इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन पर ज्यादातर निर्भर रहते हैं। बार बार ऐसे पेशेंट को आप देखो कोल्ड होगा, बार बार होगा, रिकरेंट कोल्ड होगा, तो आप मान के चलिए नक्स ओमिका का उपयोग कर लीजिए आप। इसलिए हम यूज करते हैं। अगर किसी को बार बार कोल्ड हो रहा है, आप S1 का 1000 3 डोज देकर ही आप कोई प्रोटोकॉल स्टार्ट कीजिए। आप देखिएगा आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा दिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बढ़ने के बाद आप देखिए ऐसा लगता है कि वहां पर पूरा डाइजेशन क्लियर हो गया, और डाइजेशन क्लियर हो गया तो पेशेंट के जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो गई। तो भाई आपने क्या कर दिया? चमत्कार कर दिया यार आपने तो। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आप इस तरह से समझिए, आपका पूरा प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाएगा। और जब सारा प्रोटोकॉल निर्धारित होगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक एक रेमेडी को समझते चलिए। ठीक है, आप एक एक प्लांट को समझते चलिए, एक एक रेमेडी को समझते चलिए। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंजेशन होता है, भारीपन के साथ प्रेशर होता है यहाँ पर, गैस्ट्रिक ओरिजिन विशेष रूप से मॉर्निंग में जैसे उठा बोलता अरे साहब मुझे तो बहुत हैंगओवर हो गया, भले वाइन पिए या नहीं पिए उसको हेडेक होगा दोस्तों। वॉमिटिंग जैसे कर लेगा रिलीफ हो जाता है। इसलिए याद रखना, गर्म रूम या डार्क रूम में उसको बहुत अच्छा लगता है, अंधेरे कमरे में या फिर भरे हुए खिड़की दरवाजा लगे हुए उस कमरे में उसको बहुत अच्छा फीलिंग होता है। आप पेशेंट से ये सिम्टम जरूर क्रॉस कीजिएगा, और जब ये सिम्टम क्रॉस करते हो तो आपको एक ऑर्गन्स पे नजर आता है हेडेक हो रहा, तो आप जानिएगा मॉडर्न सिविलाइज कंडीशन में डिस्टर्बेंसेस होने के कारण इस व्यक्ति को एसिडिटी हुई, कॉन्स्टिपेशन हुआ, इसने एंटासिड लिया, बार बार एंटासिड लिया, ओसिड लिया, आपके स्पेशली एसिलॉक लिया, बार बार लेता गया, आपके गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को सप्रेस करता गया। अब अगर आपका गैस्ट्रिक जूस का सेपरेशन बार बार रिड्यूस हो रहा है तो इफेक्ट किस पे आएगा दोस्तों? डाइजेशन पचेगा क्या? आपका एसिड चैम प्रॉपर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। वही अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आगे चलते चले जाएंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डेवलप होता चला जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार चीज पर आपको काम करना है। इसलिए याद रखना, आप जीआईटी पे जब जाओगे तो जीआईटी स्पेशल होती है दोस्तों ये मेडिसिन। नक्स ओमिका इज अ जीआईटी स्पेशल। आप माउथ में देखो दुर्गंध के साथ में छाले होना, बार बार अगर किसी को आप छाले हो रहे, गम्स में देख रहे हो स्वेलिंग हो रही है, ब्लीडिंग आपको वहां पर नजर आ रही है दोस्तों, मॉर्निंग में देखो आपको दुर्गंध आती है मुंह से, बिल्कुल खट्टा टेस्ट आपको मुंह में आ जाता है। ठीक है, आप देखो टंग अब एंटीरियर में बिल्कुल क्लीन है, आपके फ्रंट की टंग बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जब पोस्टीरियर में जाकर देखते हो पूरी की पूरी टंग व्हाइट कोटेड टंग होती है। ठीक है, आप देखो वहां पर दांत दर्द, किसी भी प्रकार के ठंडी चीजों से देखो दांत दर्द बढ़ रहा है और गर्म से बंद हो रहा है। केवल आप S1RE लगा दीजिएगा, बाहर की तरफ से S1RE लगा दीजिएगा, दर्द बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नक्स ओमिका का कैरेक्टर है दोस्तों। और इसीलिए जब दांत दर्द ठंड से बढ़ जाए और गर्मी से आराम हो रहा है, तुरंत S1RE लगा दीजिए बाहर से, और F1 या S1W को
5 ड्रॉप D1 या D2 से आप कॉटन में लीजिए और पर्टिकुलर दांत में अंदर की तरफ लगाकर दोनों दांत की हिल्लियां अपर और लोअर जा को आप कहिए कि दबा के रखें। जितना जूस लगेगा, जितना लार आएगा वहां पर मिलेगा, आप 10 मिनट के अंदर देख लीजिएगा किसी भी प्रकार का दांत दर्द होता है ना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर, टिपिकल स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ नक्सभूमिका। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी को थ्रोट पेन होता है, गले में बहुत दर्द हो रहा, ठीक है, कान तक चले जा रहा है, ठीक है, यानी जब हम कुछ निगलते हो, माउथ में अल्सरेशन हो रहा है, ठीक है, आप देखो थ्रोट तक ऐसा लग रहा, गले में छाले हो गए भाई, ठीक है, यूला में देखो जो साउंड क्रिएट करता है, जो सबसे ज्यादा आपका स्नोरिंग क्रिएट करता है, यूला में जब टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बहुत ज्यादा वहां पर टिंगलिंग सेंसेशन होता है, आप मान के चलिएगा दोस्तों, वहां पर गले में ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ कांटे जैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं यूला में टिंगलिंग सेंसेशन होना। आप S1 को शामिल कर लो आपके प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसलिए हम लोग 2 प्रोटोकॉल हमने फिक्स कर लिया कि अगर नोज से लगाकर थ्रोट तक अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे 2 प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाते हैं, और हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने सीनियर हैं, उन्होंने सबने प्रूव किया है, S1, C1, A1, F1, L1, WER1, P1, P3, ठीक है, RE या Y, इनसे बाहर हम जाते ही नहीं, थर्ड या फिफ्थ, ठीक है। 147 से थर्ड या फिफ्थ में चले जाओ। यहां पर S10, C13, अगर यहां पर P1 शामिल कर रहे हो तो यहां P3 कर लो, ठीक है, P3, या यहां पर दोनों मत शामिल करो, यहां एक P3 शामिल कर लो, A3, WER1, Y और B, कभी कभी G का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 2 प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं, अगर ये थर्ड में दे रहे हो तो ये भी थर्ड में दो, ये अगर फिफ्थ में दे रहे हो तो ये भी फिफ्थ में दो। दोस्तों ये प्रोटोकॉल ऐसे हैं, आप अभी ठंड के लेवल पर प्रूव करके देख लीजिएगा। आप आपके पास जो भी पेशेंट आए, आप देकर देख लीजिएगा दोस्तों, नोज से लगाकर थ्रोट तक की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहले आरी का प्रयोग करिए, उसके बाद जरूरी हो तो वाई का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां वाई कर रहे हो, यहां वाई की जरूरत नहीं, यहां वाई हटा दीजिए, ठीक है। आप रिजल्ट देखिएगा, जब 24 घंटे में पेशेंट आकर बोलेगा नहीं ना मेरी नाक खुल गई है, मुझे जितना भी मटेरियल था सब बाहर आ गया, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, आप मान के चलिएगा आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने प्रोटोकॉल को प्रूव करना सीख लिया, आपने प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना सीख लिया, आपने मेडिसिन। जी दीप्ति मैडम, बहुत बहुत बधाई आपको। ये फीडबैक्स देखो, ये फट से लिख के आ जाता है कि हाँ सर हमने यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट है। टेबल प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं कि आप प्रूफ कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है, जी कविता मैम धन्यवाद, सबसे बड़ी चीज होती है आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए कि हमने प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया तो क्यों किया, क्योंकि हमने प्लांट को पढ़ा है। अगर आपने प्लांट को पढ़ लिया ना, 115 प्लांट है दोस्तों, जरा जरा से कुछ प्लांट तो 15-15 मिनट के हैं, कुछ प्लांट बड़े बड़े हैं, 2-2 दिन लगते हैं प्लांट में। 115 दिन मैं आपको टारगेट करता हूं कि 115 दिन आप दे दीजिए अपने आप को, इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर से बड़ा कोई डॉक्टर हो नहीं सकता। आपसे बड़ा कोई डॉक्टर मिल जाए तो मुझे बताना दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, ठीक है। आप जो कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, जी सीमा मैम, जब आप कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो तो क्योंकि आप प्लांट पे जा रहे हो, और प्लांट पे जा रहे हो तो जो प्लांट बोल रहा है ना, आप सुनने की तो कोशिश करो, ठीक है। हमारे ग्रुप के जितने सीनियर डॉक्टर है सारे सुन रहे हैं प्लांट को, और सुन रहे हैं तो वो उसको जवाब भी दे रहे हैं। सामने वाला पेशेंट जब बोलता है ना तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हाँ ये एंजाइटी को 3 है, ये पल्सेटिला का पेशेंट है, डायरेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आप अभी आ रहे हो, अभी 2 पेशेंट आए और दोनों पेशेंट को अलग अलग आए, एक ही घर के आए, दोनों पेशेंट को मैंने मेडिसिन, प्रॉब्लम दोनों को सेम है, दोनों को अदल बदल के दिया, एक लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जा रहा है, एक मिक्स्ड में जा रहा है, ठीक है। दोनों बोले यार सर आपने दोनों को एक जैसी तकलीफ है, आपने अदल बदल के दिया। मैंने कहा भाई आप दोनों की बनावट अलग अलग है, आप देखो ये हल्का मोटा है, आप हल्के दुबले हो, नहीं हो क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा ये कैरेक्टर पे जाता है, ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, जो दुबला है ये मोटा है, ये नहीं सैंग्वाइन टेम्परामेंट, ठीक है। तो जब कैरेक्टर देखा तो हमने उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल तय किया दोस्तों, और जब हमने उसको मेडिसिन दिया रिजल्ट आना शुरू हो गया दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल जाइए, प्लांट्स पे जाइए, प्लांट की स्टडी करिए। आप 9 प्लांट की स्टडी करने के बाद जब S1 का डिटेक्शन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, एक प्लांट नक्स भूमिका है तो नक्स भूमिका 152 डिसीज पे काम करता है, ऐसा नहीं ये तो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे काम करता है, लेकिन 152 डिसीज पे डायरेक्टली काम करता है। अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको प्रोटोकॉल तय करने के लिए कुछ बचा है क्या? नहीं ना।
आप प्रोटोकॉल सॉलिडली सिलेक्ट कर रहे हो, और जब सॉलिडली सिलेक्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर कौन सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का डॉक्टर है जो आपसे आगे निकल जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप कितना महत्वपूर्ण नॉलेज रखते हो। ठीक है, स्टमक की बात करो, आज के समय में आप देखो कॉफी लोग पीते हैं तो फिर धड़ल्ले से पीते हैं, ला भाई दे 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 दे, दिन में 5 कॉफी 6 कॉफी। टोबैको आप देखो कितने लोग टोबैको खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हाईली स्पाइसी फूड कितने लोग खाते हैं, कितने लोगों की रेगुलर डाइट है, कितने लोग टाइम से खाना खाते हैं, कितने लोग ओवर ईटिंग करते हैं, कितने लोग वहां पर परगेटिव्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप देखो इन स्टमक ट्रबल का सबसे बड़ा रीजन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैंने जो समझाया वो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आज के समय में प्रॉब्लम क्रिएट होने का। स्टमक में देखो पेशेंट बोलता है मुझे भारीपन लग रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, फ्लैचुलेंस आ रहा है, दुर्गंधित या बाटर इरिटेशन हो रहा है उसको लगातार, दोस्तों डकार ले रहा वो भी बदबूदार, नौसिया वॉमिटिंग देखो आप मॉर्निंग में विशेष रूप से खाने के तुरंत बाद उसको नौसिया या वॉमिटिंग का उसको महसूस हो रहा और उसके बाद ही उसको अच्छा महसूस होता है जब तक वो वॉमिटिंग नहीं करता। इसलिए बहुत ही भूखा होता है दोस्तों, गैस्ट्रेलिया होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, डिस्पेप्सिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन। जितने भी गैस्ट्रेलिया के पेशेंट हो, जितने भी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हो, किसी भी प्रकार के डिस्पेप्सिया का पेशेंट हो, S1 का 100 या 200 स्लास के 30 के साथ अल्टरनेट कर दीजिएगा। मैं जादू के जैसे गारंटी बोलता हूं, क्योंकि S1 नक्स भूमिका के लेवल पर डायरेक्टली दोस्तों इस गैस्ट्रेलिया, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया तीनों डिसीज की रामबाण मेडिसिन है। एक अकेली मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट ही देखना है ना दोस्तों, कुछ मत करना, S1 को 200 बनाना, WE की 5 ड्रॉप डालना, 5 बूंद कॉटन पे डालकर स्मेल करा देना और बिठा के रखना। ठीक है, स्मेल करा देना, 5 मिनट बाद बोलेगा कि हाँ साहब मेरा तो सीने में दर्द बंद हो गया, मुझे तो रिफ्लेक्स हो रहा था GERD का, वो मुझे कम हो गया, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा। जब स्मेल कराने से इतना रिजल्ट आ रहा है तो लंबा अगर आपने उसको आगे बढ़ा के दे दिया, पोटेंसी निर्धारित करके दे दिया, तो फिर मुझे बताओ आप, ठीक है, कितनी जल्दी रिजल्ट होगा। भूख लगाना है आपको, आप पॉजिटिव मेडिसिन दे दो। भूख लगाने के लिए रोजाना दे सकते हो आप। स्टमक रीजन पर बहुत ही सेंसिटिव होता है दोस्तों, टच और पोस्चर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है पेशेंट। एब्डोमेन कुछ भी थोड़ा सा खाना खाया, पेशेंट बोलता है साहब मेरा तो पेट फूल गया। ठीक है, एब्डोमेन फूला हुआ खाने के 1 या 2 घंटे बाद दस्त हो जाना। आप देखो किसी भी प्रकार का अल्कोहल का डिसऑर्डर हो जाना। क्या आपके पास ऐसे पेशेंट नहीं आ रहे? बहुत आ रहे हैं। पेशेंट आकर बोलता है कि साहब देखो मैं खाना खाता हूं कि बस 1 डेढ़ घंटे बाद भागना पड़ता है मेरे को। ठीक है, आप सबसे पहले 3 डोज दो S1 1000 के। ठीक है, S1 1000 के 3 डोज दे दो और उसके बाद वेट कर लो आप। ठीक है, और साथ में आप वहां पर आपको कुछ प्रोटोकॉल बताएंगे जब आपको धीरे धीरे आएगा दोस्तों, तो वहां पर आपको ग्रुप में बताऊंगा मैं, जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक, पावर बूस्टर, लिम्फो बूस्टर, ये 4 चीज बता दी। 4 चीज समझ गए आप 500 डिसीज के मास्टर हो गए। 500 डिसीज को इस प्रोटोकॉल के लेवल पर आप मास्टर बन जाओगे दोस्तों। इसलिए याद रखना, किसी भी पेशेंट को अगर फ्लैचुलेंस हो रहा, डिस्टेंशन यानी पेट फुला हुआ हो रहा, स्पॉस्मोडिक कोलिक बहुत ज्यादा एब्डोमेन कोलिक हो रहा, अब कोलिक कहीं पर भी हो, एब्डोमिनल कोलिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनकवरिंग से एग्रवेट हो जाएगा। जैसे ही आप उसको कवर निकालते हो, कपड़े निकालते हो और हवा में जाता है, उसको बहुत ज्यादा एग्रवेट हो जाता है। ठीक है, दारू पीने वालों का जब आप देखते हो जो वाइन पीता है उनका लीवर का एनलार्जमेंट होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम सुना होगा आपने। ठीक है, IBD का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिस्पेप्सिया का नंबर 1 रेमेडी है नक्सभूमि का। आप S1 को 1000 देकर तो देखो, 3 डोज तो देकर देखो, 15 दिन बाद फिर 3 डोज देकर देखो, 3 महीने देने के बाद मुझे बताओ कहां है IBD, कहां है डिस्पेप्सिया। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू मेडिसिन से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। जितना न्यूट्रिशन दोगे उतना नेगेटिव देना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव देने का मतलब ये नहीं कि पेशेंट क्यूर हो रहा ना। सबसे बड़ी चीज होती है रोग को बढ़ने से रोको। पहली बार लोकल से जनरल होने को रोको, अब जनरल से रिवर्स भी तो लाना पड़ेगा ना। हाई पोटेंसी के मेडिसिन दो, आप उसको रोको, फिर उससे आप मतलब सीधी बात है, 2 तरीका है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ या नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गन में कितनी ताकत है। यदि न्यूट्रिशन कम है तो पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाओ। लेकिन याद रखो, जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो पहले सबसे पहले डिसीज को तो पकड़ो, डिसीज को आगे तो मत बढ़ने दो। आगे बढ़ेगा तो काफी समय लगाएगा, और यही कारण है जो लोग डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं ना, उन लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा है। आ भी रहा है तो बहुत धीरे आ रहा है। और हम जब डीजल भी आप पर प्रैक्टिस करते हैं, हाई पोटेंसी बेस पर प्रैक्टिस करते हैं, आप में से जितने लोग शामिल हुए हैं आप देख लीजिएगा,
मेरी बात को नोट करके गांठ बांध लीजिएगा। आप में से कई लोग डिस्टिल वाटर बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, और मेरे ग्रुप में जितने लोग शामिल हुए, मेरी फैमिली में शामिल हुए, मैं कोई ग्रुप नहीं बनाता हूं, मेरी फैमिली बनाता हूं। मेरी फैमिली में जितने लोग शामिल हुए, सारे लोग इस महत्व को समझ गए कि हमारी प्रैक्टिस 4 गुना बढ़ गई है। ठीक है, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमने पेशेंट को रिकवरी दी है, और रिकवरी भी ऐसी दी है कि जिसकी कल्पना शायद उस पेशेंट ने कभी नहीं करी थी, कि हम किसी होम्योपैथ, किसी आयुर्वेद से, किसी मॉडर्न साइंस से ट्रीटमेंट लिया, इतना फास्ट रिजल्ट तो हमको कभी नहीं मिला। व्हाई? आज पेशेंट ये चाहता है कि हमें रिजल्ट अभी मिलना चाहिए, और आप कहते हो नहीं, आपको 4 महीने बाद मिलेगा। आ रहा है क्या आपके पास? वो बिल्कुल नहीं आएगा, और वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को 2 गालियां भी देके जाएगा। जैसे होम्योपैथ बदनाम हो गया कि होम्योपैथ का रिजल्ट लंबे समय में आता है, आयुर्वेद का रिजल्ट लंबे समय में आता है, और ये बदनाम करने वाले कोई नहीं, वही मॉडर्न साइंस के लोग हैं दोस्तों। जहां पर जिस लोगों ने यहां पर इन्वॉल्व, जी किरण सर, जो लोगों ने यहां पर इन्वॉल्व किया है, वही लोग जो मॉडर्न साइंस से रिलेटेड है, वही लोग अपने एजेंट्स को बोलते हैं बताओ आप, होम्योपैथ और आयुर्वेद का रिजल्ट धीरे धीरे लेट मिलता है। ठीक है, इसलिए पेशेंट हमसे कटने लग गए। लेकिन आज जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स मैदान में उतरे हैं ना, डरते नहीं है हम लोग किसी से। ठीक है, आज हम मॉडर्न चिकित्सा को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे भुल्लर सर ने ऑप्टिक नर्व के लेवल पर मैकुलर डेंसा के जो डैमेज उसको रिकवर कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। एक ऊपर पोल पे से चढ़ा हुआ आदमी जब नीचे गिरता है तो उसका नर्व जो है पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, पूरा टूट जाता है दोस्तों। ठीक है, हमने उसको भी करेक्ट किया है दोस्तों, याद रखना, उसको भी हमने इस लायक बना दिया, अपना काम खुद कर सकता है। ठीक है, इसलिए याद रखो, आपको डिपेंड करता है कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस लायक और किस काज पे काम कर रहे हैं। आप देखो, स्टूल की टेंडेंसी होती है, जब नक्स भूमिका को देखते हो आप, तो डिसेंट्री, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा टेनिसमस के साथ होता है, मरोड़ लग के होता है। स्टूल के साथ आप देखो म्यूकस जाता है दोस्तों। ठीक है, साथ में देखो बार बार दस्त जाने की इच्छा होती है, लेकिन दस्त नहीं होता। ठीक है, अगर ये कैरेक्टर लेकर आता है नक्स भूमिका, याद रख लेना S1। ठीक है, दस्त में म्यूकस और ब्लड जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन होते हैं, रेक्टम और एनस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, जिससे देखो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, याद रखना इस बात को, जब दस्त में म्यूकस जाता है, ब्लड साथ साथ में जाता है, और बहुत ज्यादा एनस में इचिंग होती है, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टिव सेंसेशन होता है, बार बार उंगली करने का मन करता है कि यार यहाँ खुजली हो रही, हल्का सा मैं खुजाल लो। याद रखना, यही कारण होता है, रेक्टम और एनस में प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर होने के कारण ब्लाइंड पाइल्स डेवलप होता है। अगर ब्लाइंड पाइल्स डेवलप हो रहा तो उसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है S1, नक्स भूमिका के लेवल पर। याद रख लेना, जितने भी ब्लाइंड पाइल्स हैं, नंबर 1 रेमेडी है, बगैर S1 के आप ठीक नहीं कर पाओगे। जितने भी ब्लाइंड पाइल्स को रिमूव करना है, S1 को 100 डाइल्यूशन या 30 डाइल्यूशन में लास्ट 30 के साथ अल्टरनेट करके दे दो। जितने भी ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, जितने हार्ड कॉन्स्टिपेशन होता है, उस हार्ड कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का काम करती है दोस्तों। जितना भी डायरिया होता है, उसको अल्टरनेट करने का काम करती है, क्योंकि परगेटिव्स का ज्यादा प्रयोग जब चूर्ण के रूप में किया जाता है, पूरी आंतों को छलनी बना देता है, लेकिन प्रॉब्लम तो कहीं और है, और कहीं आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। इसलिए बार बार अगर दस्त की इच्छा होती है दोस्तों, स्टूल बिल्कुल वाटरी और ऑफेंसिव हो जाएगा जब आप थोड़ा सा भी पास करते हो, लेकिन उसमें आपको क्या होगा, टेम्परेरी आपको सेटिस्फेक्शन होगा। फिर भी दोस्तों, उसे स्टूल पार करने की इच्छा लगातार बनी रहेगी, भले आप कितना भी परगेटिव्स ले लो। अगर इस टेंडेंसी को तोड़ना है, देन यू चूज नक्स भूमिका। आपको नक्स भूमिका चूज करना है दोस्तों। स्टूल और यूरिन की इनफेक्चुअल डिजायर लगातार बनी रहेगी, और जब स्टूल और यूरिन की इनफेक्चुअल डिजायर बनी रहेगी, आपका पहला प्रोटोकॉल तय हो जाता है कि मुझे नक्स भूमिका देना, यानी S1 देना है। जब यूरिन की बात करते हो, आप देखो S1 का रोल, नक्स भूमिका का यूरिन पे लो। जब आपको इनफेक्चुअल डिजायर होता है, अर्जिंग फॉर यूरिनेशन, पेशाब करना बहुत पेनफुल होता है, पेन जेनाटल ऑर्गन से लेग्स तक चला जाता है। अब देखो कितना बड़ा प्रोटोकॉल है दोस्तों। पेशाब देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, ठीक है, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको जब नजर आता है। यूरिथ्रा में बहुत ज्यादा टीयरिंग पेन होता है दोस्तों, तो रीनल स्टोन में यूरिन के साथ ब्लड भी मिक्स नजर आता है। आप सबसे पहले ऐसा पेशेंट आए तो S1 का 1000 3 डोज दे देना। ठीक है, आप देखना, यूरिन से रिलेटेड, बर्निंग से रिलेटेड, टीयरिंग पेन से रिलेटेड सारे फंक्शन सबसाइड होकर दूर हो जाते हैं दोस्तों। व्हाई? क्यों? क्योंकि आपको कारण समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आते हैं तो आपको याद रखना, गैस्ट्रिक ओरिजिन के कारण रेस्पिरेटरी ट्रबल्स होती है, यानी जितनी भी एसिड वेपर ऊपर आती है, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। ठीक है, आप अल्कोहल पी रहे हो, टी पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, इरेगुलर डाइट ले रहे हो दोस्तों, ठीक है,
यहां पर जब आप लेते हो तो याद रखना कोल्ड का एक्सपोजर होता है दोस्तों, बहुत। आप देखो थ्रॉट में हमेशा खराश बनी रहती है, इसके साथ में हमेशा थ्रोट में दर्द बना रहता है। स्टमक के फुलनेस के साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओरिजिन के जितने भी सिम्टम होते हैं वो सब बने रहते हैं। आप देखो आगे जाकर उस पेशेंट को अस्थमा हो जाता है, हल्के हल्के रेस्पिरेशन के साथ कफ निकलना शुरू होता है, वायलेंट कफ होता है, कफ एकदम ड्राई होता है, मिडनाइट कफ होता है दोस्तों, हमेशा सुबह उठा के कफ चालू हो जाता है। वार्म रूम में चले जाओ बढ़ जाएगा, गर्म कमरे में चले जाओ बढ़ जाएगा दोस्तों, कोल्ड प्लेस आने पर ठीक हो जाता है। ये तो रिवर्सिबल सिम्टम हो गया। अगर रिवर्सिबल सिम्टम हो रहा है तो आप मान के चलिएगा दोस्तों नक्स वोमिका को इंडिकेशन डायरेक्टली बता रहा है कि आपको नक्स वोमिका सिलेक्ट करना है। अब आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आप करना चाहते हो तो आप देकर देखिएगा, अगर पेशेंट ठीक ना हो तो मुझे बताइएगा दोस्तों। इसलिए आप देखो हमने प्रोटोकॉल बताया तो S1 को यहां शामिल किया है, ठीक है। और S1 को जब शामिल किया तो याद रखना S1 यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में काम करता है, लेकिन नक्स वोमिका जैसे काम करेगा ना वैसे काम करेगा। यदि नक्स वोमिका को मेंसेस पे बात करो तो मैं आपको कहता हूं दोस्तों नक्स वोमिका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की अनफेलिएबल रेमेडी है। जब आप थक जाओ कि यार मुझे मेंसेस का कवर नहीं हो रहा तो सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है सबसे पहले नक्स वोमिका का 1000 यानी S1 का 1000 3 डोज दे देना, ठीक है। मेंसेस टू अर्ली, जिन लड़कियों को मेंसेस बहुत जल्दी आ जाता है, अर्ली आता है लेकिन लंबे समय तक रहता है, कई दिनों तक चलता है, बहुत ज्यादा होता है, ऐसे केसेस में नक्स वोमिका रामबाण है दोस्तों। इसलिए याद रखना जिनको डार्क और ऑफेंसिव ब्लीडिंग होती है, जिनको इरेगुलर मेंसेस की टेंडेंसी होती है, एक्सलेंट रेमेडी होती है दोस्तों। इसीलिए जब कभी कोई महिला आकर बोलती है कि साहब मुझे 15-15 दिन में मेंसेस आ जाता है, मैं इधर उधर नहीं झांकता हूं, कभी नहीं झांकता हूं, सीधा S1 को देता हूं हाइपोटेंसी में 3 डोज, उसके बाद चलाता हूं S2C1B 10th डाइल्यूशन। इट्स अ मैजिकल प्रोटोकॉल। S2C1RE इज अ हार्मोनल इंड्यूसर, हार्मोनल बैलेंसर, ठीक है। अगर आप यहां पर स्पेशल याद करते हो S10 को, C10 को, बहुत ब्रिलियंटली काम करता है दोस्तों। आई थिंक इट्स अ मिरेकल प्रोटोकॉल। जब आप यहां पर टेबल प्रैक्टिस में छोटी छोटी एक्सेलेंट रेमेडी के बारे में बात करते हो ना, तो मेंसेस के लेवल पर तो मेरे पास इतने फीडबैक्स हैं दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं जब भी S1 को किसी महिला को 3-4 डोज दिया हूं, महिला आकर बोलती है कि सर आपने क्या दे दिया, बड़ा मजा आ गया। मतलब मैं इतनी परेशान थी, मुझे पेन होता था, मुझे मेंसेस 15-15 दिन में आता था, बहुत गंदा लगता था, 2 महीने में 3 मेंसेस, ठीक है, 2 महीने में 3 मेंसेस, और बाद में जब आके बोलते हैं मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, ठीक है। आप देखो बहुत ही वायलेंट कैरेक्टर के सिम्टम वहां पर देखने को मिलते हैं, लेकिन हम जादू जैसे नक्स वोमिका से गायब करते हैं। जब लेबर पेन होता है दोस्तों, आप देखो बहुत ही वायलेंट स्पॉज्मेटिक लेबर पेन में, जब लेडीज लेबर पेन के दौरान बेहोश हो जाती है ना, कुछ नहीं करते हम दोस्तों, ठीक है। आप कुछ मत करिए, जब आप वहां पर लेबर पेन में बेहोश होती है ना, आप केवल S1 का यानी नक्स वोमिका 1000 का 2 ड्रॉप, यानी आप S1 का 2 ड्रॉप उसके टंग पे आप डाल दीजिए, 5 मिनट लगेगा, आप घड़ी में कांटे के जैसा नोट कर लीजिएगा, होश में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। यही नहीं, आप देखो कई बार अनकॉन्शियस होता है, आप क्या करते हो S1 और RE का एक एक ड्रॉप नोज में डाल देते हो, कितने लोगों ने कहा, ठीक है, कितने लोगों ने देखा 10 मिनट के अंदर पेशेंट उठ के बैठ जाता है। हम काटिए जैसे गिनते हैं, कभी 2 मिनट में उठ गया, कभी 2.5 मिनट में, कभी 3 मिनट, 10 मिनट तो पूरा किसी ने नहीं लिया, ठीक है, किसी ने नहीं लिया। S1 RE को एक एक ड्रॉप नोज में डाल दो, देखो मरा हुआ भी पेशेंट उस समय उठ के बैठ जाता है दोस्तों, ठीक है। ये 100% रिजल्ट है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट मिलता है। 2 मिनट से 10 मिनट के बीच में कभी भी पेशेंट को आप देखोगे, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आप हर्निया के लेवल पर देखो, जब स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया का एक मेडिसिन है नक्स वोमिका, ठीक है। आप नक्स वोमिका को 1000 डाइल्यूशन में देकर देखिएगा 3 डोज, ठीक है, आप मंथ में 3 डोज, आप 10th डाइल्यूशन को देकर देखिएगा, जब आते उलझ जाती है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया कहते हैं, उसकी नंबर 1 रेमेडी है दोस्तों S1 नक्स वोमिका, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे टेबल प्रैक्टिस में, वो कहेंगे साहब देखो लंबर रीजन में पेन होता है, आप क्या बोलते हो उसको, लंबे को, ठीक है। कमर दर्द रहता है, महिला आके बोलेगी कि साहब मुझे कमर दर्द हो रहा, ठीक है। आप देखो बहुत ज्यादा बैठने पर बड़ा हुआ दर्द वहां पर नजर आता है, आप देखो बैक टच करने पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, सुबह के समय में 3 से 4 बजे बहुत ज्यादा उसको पेन होता है, बहुत ज्यादा जो लोग सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, जो लोग मैस्टुर्बेशन करते हैं,
याद रखना, जो लोग सेक्सुअल एक्सेस करते हैं, जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं, ऐसे लोगों को लंबे को बहुत कॉमन होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंबर रीजन से ही पूरा लंबर 3, 4, 5 सैक्रल 1, ये जो पर्टिकुलर नर्व होती है, यहां पर आप डब्ल्यू का अप्लाई करा दो, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, तुरंत ठीक कर देगा। यानी याद रखना, यहां पर C3, A1, L1, F1 या F2 डब्ल्यू का प्रोटोकॉल D4 में ऑयल में बनाओ, मस्टर्ड ऑयल में, और यहां पर अप्लाई करा दो। लेकिन अगर आपने पहले डब्ल्यू लगाकर बैलेंस कर दो और फिर सेक्स पावर बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं, आरी डब्ल्यू को हटा दो, आरी कर दो। ठीक है, याद रखना C3, A1, F1, F2, L1 और आरी आप वहां पर अप्लाई करा दो, लंबर रीजन सैक्रल रीजन के बीच में। आप देखिएगा दोस्तों, पूरा लंबे को तो जाएगा, जो सेक्सुअल एक्सेस किया है, जो मैस्टरबेशन किया है, उसके साइड इफेक्ट भी हटाएगा। इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है। और नक्स भूमिका को दोस्तों पर्टिकुलर वहां पर आप 1000 डायल्यूशन में देकर देखिएगा, सॉलिड रिजल्ट आपको दिखा देगा। याद रख लेना दोस्तों, जब आप फीवर की बात करते हो, जितने भी फीवर आते हैं, इंटरमिटेंट फीवर जितने भी होते हैं, सारे पेशेंट्स इंडिकेशन करते हैं S1 का। आप देकर देखिएगा दोस्तों। जी मयंक सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, जब आप यहां पर इस प्रकार के प्रोटोकॉल को देखते हो, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए, जितने भी इंडिकेशन होता है फीवर के लेवल पर, हेड से फुट तक पूरा कवर रहता है दोस्तों पेशेंट। प्रत्येक स्टेज में, चाहे वो चिल स्टेज हो, हीट स्टेज हो, स्वीट स्टेज हो, गर्मी की, पसीने की, ठंड की, किसी भी स्टेज हो, पूरा कवर रहता है। और जैसे आपने कवर खोला, उसको फीवर एग्रावेट कर जाता है दोस्तों। इसलिए जब भी ऐसे पेशेंट आए ना, नक्स भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। S1 का 1000 दे दीजिएगा, 3 डोज, आप देख लीजिएगा। ऐसे पेशेंट हमेशा याद रखना, ओपन एयर में बहुत तकलीफ झेलता है। मॉर्निंग में सुबह उठा बहुत जल्दी, नॉइस किया, टच किया, लाइट किया, अनकवरिंग किया, ऑर्डर किया किसी भी गन से, आप देखो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, सुबह 3 से 4 बजे इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी। और सुबह जैसे ही चलेगा, वो फास्ट वॉकिंग करेगा, जल्दी जल्दी बैटल वर्क करेगा, आप देखना उसकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई मिलती है दोस्तों। तो ये पूरा कैरेक्टर होता है नक्स भूमिका का। और ये पूरा का पूरा कैरेक्टर जो होता है, जब आप S1 पढ़ेंगे तब आप याद रखिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा दोस्तों, कि वहां पर जब इस प्रकार के पूरे सिम्टम्स नजर आएंगे टेबल प्रैक्टिस में, तब आप जब नक्स भूमिका को स्पेशल जब वहां बनाओगे कि हाँ भाई, इसी नक्स भूमिका के कैरेक्टर पर S1 चल रहा है। ठीक है, तब S1 के जो बाकी 8 प्लांट क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो 8 प्लांट नक्स भूमिका के काम को बढ़ाने के लिए यूज किए गए हैं। नक्स भूमिका जब वहां पर काम करता है, तो बाकी के प्लांट जो होते हैं उसके साथ में कहते हैं कि हम आपके सेनापति हैं, आओ आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ देते हैं। और जब काम किया जाता है ना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, S1 वो काम करता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। अभी मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रुप में अगर किसी डॉक्टर्स ने इस प्रकार के, जो हमारे पुराने सीनियर लोग हैं, वो लोगों ने अगर इस प्रकार के किसी प्रोटोकॉल का फीडबैक लिया हो, आप लोगों को गाइड कीजिए दोस्तों। मैं अगर बड़ी बड़ी बातें करूंगा तो मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरे जितने डॉक्टर्स फैमिली मेंबर है कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मैंने जो सिखाया है, आज जो उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है, वो आपके लिए पेश करते हैं। और ये आपकी हमारे ग्रुप में जो प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं, तो प्रोटोकॉल हम सिखाते नहीं, न किसी के फोन कॉल पे हम किसी को प्रोटोकॉल बताते हैं। इसलिए डोंट डू इट। आप मुझे कॉल ना करें प्रोटोकॉल के लिए, मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, आपको खुद को बनाना है। ठीक है, इसलिए हम जो प्रोटोकॉल है वो आपको बनाना सिखाते हैं। आप 16 महीने दीजिए, पहले 4 महीने केवल बेसिक पे ध्यान दीजिए। जो लोग वाकई में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझना चाहता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लेवल पर काम करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आप 4 महीने केवल 115 प्लांट की स्टडी करिए, उसके बाद दुनिया के कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, न पाटीदार की जरूरत है आपको, आप खुद बनाओगे। मैंने इन लोगों से भी वादा किया था कि 16 महीने वेट करना, 16 महीने के बाद आपके प्रोटोकॉल आप खुद बनाओगे, इनसे ही पूछ लो आप। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने, जो लोगों ने रिजल्ट लिया, आप बता सकते हो। सर S1 आरी से मैंने मुर्दे को खड़ा करा। जी सैनी जी, बहुत बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऋषिपाल जी। सर कुछ दिनों से मैं बहुत अच्छे रिजल्ट लिए सर। जैसे गैंग्रीन वाले पेशेंट हैं, जी तो गैंग्रीन के मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक कर दिए, और जी ऐसे ठीक कर दिए सर। गैंग्रीनल 4 D10 में और जी। D4 में स्प्रे दिया। हम्म और TSH का केस था, एक का TSH होता 29। हम्म और सर मैंने दवाई दी उसको, हाई TSH, आपने जो हाई TSH का फार्मूला बताया था, जी। तो 2 महीने बाद सर उसका है ना TSH आ गया 9। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बढ़िया। और सर जैसे सर लीवर नमस्ते। सिरोसिस है, जी लीवर सिरोसिस की बहुत सारे केसेस हैं। जी
जिन पे बड़े अच्छे रिजल्ट आए सर। जैसे आज एम्स में फेल पेशेंट था, कह दिया घर जाके सेवा कर लो उसकी, और उसे दवाई दिया मैंने, लीवर सिरोसिस का पूरा प्रोटोकॉल दिया। वो 13 दिन में, 13 दिन के बाद सर ऐसा हो गया, उसका पेट बिल्कुल पट गया, और 1 हफ्ते में उसको एक रात में 4 लीटर पेशाब आया सर। वेरी गुड सर। उसने फिर मेरे पास 10 पेशेंट भेजे लीवर सिरोसिस के। अब आप देख लीजिए दोस्तों, लीवर सिरोसिस मतलब क्या है, अच्छे अच्छे डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर हाथ नहीं लगा सकते, और हम तो बहुत छोटे हैं उनकी तुलना में। लेकिन हमारा नॉलेज छोटा नहीं है, हमारी मेडिसिन छोटी नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं, हमको पढ़ाया ही नहीं गया, तो हम क्या करेंगे? गलत बोल रहा हूँ रिशिपाल सर? ठीक है ना? हम लोगों को कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा है कि देखो, अभी मैं अपने आप को कहता हूं मैं अभी 25% पे हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ हूं, अभी मुझे 75% सीखना है। जब हम ये नेगेटिव थॉट लाएंगे ना, नहीं मुझे सीखना है, हमारी उमंग होना चाहिए, हमारा फीडबैक होना, हमारी पागलपंती होना चाहिए। मैं यस सर को कहता हूँ सबसे बड़ा पागल डॉक्टर मेरे ग्रुप में यस सर है, ठीक है? क्योंकि रिजल्ट लेकर आ रहा है, और रिजल्ट लेने वाले को मैं अपनी श्रेणी में रखता हूँ कि मैं पागल, मेरा भाई भी पागल, ठीक है, और हम रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? गुड इवनिंग सर। जी सर ये S1 C1 वाला जो मैं जूनियर को बताना चाहूंगा, जी। S1 C1 A1 वाला जो है वो इतना जबरदस्त कॉमन कोल्ड पे इस समय सीजन में काम कर रहा है। साथ में इसी का थर्ड डायल्यूशन में स्मेल कर दो, कॉमन कोल्ड कफ में बहुत अच्छे जबरदस्त रिजल्ट है, यहाँ तक कि थ्रोट पेन में रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब आप दोनों देखो, प्रोटोकॉल जो चीज को प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पर बताया, मैंने 6,500 लोगों को दिया है अभी, जब से ठंड चालू हुई 1 से 1.5 महीने में। आप उससे अंदाज लगा लो इस प्रोटोकॉल की देन कितनी होगी। अभी अगर बताने जाएंगे ना तो सीनियर लोग यहाँ पिटारा खोल देंगे, ये भी मैंने दिया, ये भी मैंने दिया, और इसका रिजल्ट लिया, ठीक है? हेलो, पॉइजन में तो S1 आ रही इतना मिरेकल रिजल्ट करता है सर। पॉइजनस केस में S1 आ रही, चाहे इतना ज्यादा पॉइजन हो, चाहे ड्रग्स का हो या धतूरे लोग लेते हैं या उसमें पैरालाइज हो गया, इतना मिरेकल रिजल्ट देता है कि एक पेशेंट था, उसने 3 धतूरे खा लिए थे, वो बिल्कुल पागल हो गया था बिल्कुल, और उसका कमर नीचे पैरालाइज हो गया, तो उसको केवल S1 आ रही के इंजेक्शन से ही क्लियर हो गया बिल्कुल। इतना मिरेकल रिजल्ट देता है S1 आ रही, बहुत मिरेकल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो S1 का काम क्या होता है, नक्स ओमेगा के लेवल पर पॉइजन को एक्सक्रीट करने का काम होता है, और जो उसके कारण जितना डैमेज हुआ उसको दूर करना वो S10 का काम होता है। पॉइजन के डिस्ट्रक्शन को हमारी बॉडी में जहां जहां डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको दूर करने के लिए S10 का प्रयोग करिए, और पॉइजन को बाहर निकालना S1 का प्रयोग करिए, ठीक है? याद रखना सर। S1 बॉडी में कहीं रेसेस हो रहे हैं तो S1 का 1000 बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल काम करता है। यस सर, बहुत मिरेकल है। आप पैरालाइसिस देख लो, जितने भी नर्वाइन पैरालिसिस में भी बहुत अच्छा काम है, मैं तो रिजल्ट लिया हूँ सर। नर्वाइन, बिल्कुल नर्वाइन केसेस में आप चले जाओ, S1 F1 बहुत बड़ा सर गोल्ड माइग्रेन में जबरदस्त रिजल्ट है S1 1000 जी, S1 1000 का ना जी, बहुत बढ़िया सर। कॉमा में रिजल्ट लिया है सर, हाइपोटेंसी S1 आ रही का कॉमा में रिजल्ट लिया है सर, कॉमा में बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बहुत शानदार। उसमें आ गए S1 आ रही मेल कराने से हमारे सर एक S1 30 का सर मैं कप में लिया सर, एक एक करके बोलिए आप जी। S1 30 पोटेंसी का सर मैंने मतलब इरिटेबल कप को मतलब ठीक किया सर मैंने। बिल्कुल सर, वो बहुत बढ़िया काम करता है सर। फीवर के साथ जब कफ आता है ना, और जो इरिटेटिंग कफ होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया सर। बहुत मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हाइपोटेंसी के लेवल पर आप जो S1 नक्स ओमेगा के बारे में आपने बताया, हाइपोटेंसी 1010 टाइम जाते हैं सर, तो ये नक्स ओमेगा के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं सर, होता क्या है? सर मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बहुत 10th डायल्यूशन के बाद तो आप मॉलिक्यूल प्रूफ ही नहीं कर सकते हो सर। 10th डायल्यूशन के बाद किसी भी मॉलिक्यूल्स को प्रूफ नहीं कर सकते, उसके बाद केवल एनर्जी जाती है, केवल एनर्जी जा रहे हो आप, अणु परमाणु बम जैसा काम करवा रहे हो आप, ठीक है? ओके सर, इसलिए हम उसको रिपीट नहीं करते अकरम सर, उसको केवल 3 डोज का बोलते हैं। 3 डोज दे दो आप, या तो आप 1-1 घंटे के अंतर पर 3 डोज दे दो, या रोज सुबह मॉर्निंग में 3 डोज दे दो, सफिशिएंट है, ठीक है? सर पैरालिसिस में एक नया पैरालिसिस हुआ था, उसमें S1 का डोज दिया था, 3 दिन में वो खुद क्लिनिक में आकर अपना मेडिसिन लेकर गए थे सर। वेरी गुड कविता मैम, यही तो सुनना चाह रहा था मैं सर, ये मैंने आपको वीडियो भी बना कर दिया था जी जी, बहुत शुरू में ही, बहुत पहले ही। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। जी यही चीज तो बताने के। हेलो सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी संदीप सर बोलिए।
सर सबसे पहले तो आपका और आपके ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, जो आप वीडियो बना के आपने यूट्यूब पे डाली है। जी अभी तो सर जो जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं उन्होंने तो आपकी क्लास अटेंड की हुई है, जी और मैंने आपकी क्लास यूट्यूब पर रेगुलर अटेंड की हुई है, जी तो मैं उसमें सब आपको कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ। जी ठीक है सर, आपने एक S6C6L1Y का फॉर्मुलेशन बताया हुआ यूरिक एसिड का, जी नंबर 1 रिजल्ट है सर। वेरी गुड सर, बहुत बहुत बधाई आपको। सेकंड आपने किडनी स्टोन में बताया हुआ S6C6L2Y जी 147 रेशो से, जी वेरी गुड रिजल्ट सर। इस बहुत मामले में किडनी स्टोन में मेरे पास इसके फुल रिजल्ट है, मैं किडनी मास्टर बना। हेलो सर, आवाज सबसाइड हो गई सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर मैंने भी ये रिजल्ट लिए एक आपकी यूट्यूब में देख के। अभी तो मैं सर 2-3 दिन से आपका क्लास कर रहा हूँ, बाकी आपका प्रोटोकॉल तो मुझे पूरा पता नहीं था। बट आपने एक सर मेरी बात बीच में रह गई, नेटवर्क उड़ गया था सर। एक यस सर बोलिए। सर एक वो हुआ था, आपने बताया था कि S1 L1 A3 F1 और W ये आपका जनरल टॉनिक है। उसके साथ में आपने बोला था कि S5 C4 और RE ये मिला के साइटिका में दे देंगे तो तत्काल रिजल्ट आएगा। तो एक दिन क्या हुआ सर, मेरे को ही पेन हुआ, ऐसा मेरे को हुआ था 1-2 बार पहले भी। तो सर हुआ, मैंने 2 से 3 डोज ली। 3 डोज में सर मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं पूरा दिन भर फिर काम किया, कोई पता ही नहीं चला, और अभी तक सर कोई दिक्कत ही नहीं हुई। वेरी गुड सर, बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, आपका नेटवर्क गया था। संदीप सर अब बोलिए आप। सर उसका डाइल्यूशन आप क्या लिए थे? सर उसका सेकेंड डायल्यूशन था, और उसमें S5 और S5 C4 RE का जो है ना 5-5 ड्रॉप डाला था। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, मेरा रहेगा आपने डीप का बताया हुआ है 100 बोलिए बोलिए। जी सर। सर बिटिया को छोटी समस्या है सर जी 3-4 दिन से। जी जी सर, डॉक्टर साहब प्रेम सिंह जो चोपले पहने उन्होंने मुझे फॉर्मूला लिखवाया था, पेट में दर्द है सर वो 5-6 दिन से, 3-4 दिन से सर जी। तो सर मैंने उनको RE S5 11 S10 C10 F1 B और S2 का सर फॉर्मूला बना करके दिया था जी। और सर पहले सर 15 दिन पहले उनको दर्द हुआ था तो दर्द बंद हो गया था जी, और 3 दिन से काफी दर्द है। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया सर, इनको कुछ आराम नहीं मिला, और मैंने दोबारा फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ आराम नहीं मिल पा रहा सर जी। और कल इनको जो है पेट से एक छोटा सा कैचवा भी निकला जी। अच्छा, तो मैंने सर इनको एल्बेंडाजोल भी दिया फिर ला करके कल शाम। कुछ भी मत करिए सर, आप केवल S5 F1 Ver2Y दीजिए बस, ठीक है, और D2 में दीजिए आप, ठीक है। S5 F1 Ver2YB की D2 में ग्लोबल्स बनाइए, 10 ग्लोबल्स हर घंटे पे दीजिए। S1 Ver1 और Y को नाभि में एक ड्रॉप डालिए दिन में 2 बार। सर एक बार लिखवा दीजिएगा सर प्लीज। S5 F1 भाई लिख के रखिएगा, कॉपी पेन रखिए, इतना टाइम नहीं। कौन सर मेरे पास है सर S5 F1 Ver2Y, ठीक है। हाँ, और S1 Ver1 Y को नाभि में डालिए, एक बूंद तीनों को, और दोपहर में या शाम को एक बूंद दोनों को। 3 दिन दीजिएगा, फिर फीडबैक बताइए। अच्छा सर, अच्छा ठीक है सर। सर स्पेशल पेन केयर ऑयल सर C5 पे लगाकर सर 4-5 साल पुराना सर शोल्डर का पेन सर 2 दिन के अंदर चला गया केवल। वेरी गुड मैन सर, ये तो मजेदार चीज होती है ना। देखो बढ़िया चीज। नमस्ते सर जी। Ver1 से सर स्पाज्मोडिक पेन ऑफ एब्डोमेन तुरंत से कंट्रोल आ जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। पेशेंट का और सर एक फीडबैक और है, RE का लेफ्ट साइड सियाटिका में तुरंत से अप्लाई किया बटक्स रीजन में, 1 घंटे के अंदर उनका पेन काफी पेशेंट सीधे चलने लग गए थे। वेरी गुड मैम। सर मेरा बीच में रह गया जो है ना सर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। मैंने भी 2-3 संदीप पेशेंट को सर दिया को हूं बोल सर। दीजिए। संदीप सर का रह गया था। हाँ संदीप सर बोलिए, आप बोलिए। सर एक मेरा क्वेश्चन है सर, मैंने पेप्टिक अल्सर में भी ना, मैडम सुन लीजिए जरा। जी संदीप सर बोलिए। पेप्टिक अल्सर में जर्नल टॉनिक नेचुरल टॉनिक जी दिया पेशेंट को, पेशेंट ओके है सर, और कुछ भी नहीं दिया।
वेरी गुड सर। और वो पेशेंट सर एम्स में दिखा के आया है, बठिंडा एम्स में। सर विनोद सर देख लीजिए, ठीक ये है। रिजल्ट, मजा आ गया। सर हम तो चमत्कार देख चुके हैं सर, नए नए सुन रहे हैं हम तो। इसलिए और सर दूसरा सर हो गया सर, अब गुरुजी बन गए सबके, सब यूट्यूब देख सर के एक रिजल्ट बात, ले एक रहे मिनट हैं। एक मिनट सर, मेरी पूरी होने दो। जी बोलिए। सर बासमती एक ड्रॉप है ना सर जी, उसको इसके साथ साथ ना मैं खेल रहा हूँ। अगर मेरे को किडनी का पेन आ रहा है ना तो मैं जी। ऑर्गन की मेडिसिन ऐड करके दे रहा हूँ। पेशेंट का जी। पेन 5 मिनट में रुक रहा है सर। और बिल्कुल मेडिसिन में आरएस बेस दे रहा हूँ। बिल्कुल आरएस बेस देना। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर महेंद्र सर, अभी हमारे बीच में नहीं है क्योंकि वो खुद मेडिसिन लेना चाहते थे इलेक्ट्रोमेपैथ, लेकिन वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे, बीएमएस आयुर्वेदिक थे और इलेक्ट्रोमेपैथी सीख रहे थे वो बीएमएस के लेवल पर। उन्होंने वहां के चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कोरोना के लेवल पर बहुत परेशान थी, किडनी का पेन आया, जनरल टॉनिक में केवल S6 डाल के दिया था, 10 मिनट के अंदर कॉफी में पिलाया था, 10 मिनट के अंदर पेन बंद कर दिया था उन्होंने 10 मिनट में। तो ये चीजें बहुत चमत्कारिक है, बस सर हमको चलाते आना चाहिए बस। हाँ ये तो सर मैंने सब सीखा यूट्यूब से, अब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की हुई है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी सर एक तो सवाल थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी सर ये आप बोल रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसको 140 समझेंगे हम लोग, 147 की D6 D5 ये समझेंगे? सर पहली बात तो इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर को पता होना चाहिए कि 1:9 रेशियो जो होता है उसको D4 D5 D6 D7 बोला जाता है, और जब 147 होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है ओके सर। नहीं सर और सब जगह सर बताते हैं जिस वही मतलब 430 ये सब, इसीलिए पूछे। ना ना वो सब क्या बताते हैं उससे मतलब नहीं सर, आपको कंसिडरेशन होना चाहिए। 1:9 का जो रेशियो होता है ना वो D10 से आगे नहीं बढ़ता सर, है ना। 1:9 से आप D10 तक जाते हो, उससे आगे नहीं बढ़ता। और 147 आप कितना भी आगे ले जाओ। आप कंफर्म सर होना चाहते थे हम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आज मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, एक क्लियर कर लो। जहाँ भी 1:9 का रेशियो होगा आप मैंने वहाँ D6 D7 ऐसे बोल देंगे आप। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर सिंपल सी बात है मनीष सर, 7 साल की लड़की है, जो भी आपके प्रोटोकॉल और गाइडेंस है ना सर वो 100% क्लियर और बिल्कुल ऑथेंटिक है और 100% सर रिजल्ट मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल है। जी संजय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर मेरे पास डायग्नोसिस फ्री में दे सकता हूँ? एक एक करके पूछो, एक एक करके पूछो। जी सर मैं कह रहा हूँ सर विद्या को डायलूशन 3 है सर मेरे पास, 3 में तो 3 में दे सकता हूँ सर उनको? नहीं नहीं सर, आप उनको डायरेक्टली D2 बेस दीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है D2 है नहीं ना सर मेरे पास, जो कंपनी से मंगाए थे D3 में मिले सर सारे डायलूशन सर मुझे जी। ठीक है आप देकर देखो, D4 में देकर देखो। आप डोज 15 बूंद रखना, आप 15 बूंद 3 से 4 बार। ठीक है सर ठीक है, थैंक यू सर। सर D3 है ना इनके पास, तो D3 में बन जाएगा सर। D2 में देने को बोल रहा था ना मैं, अब D4 में देने को बोला उनको मैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी समीर कुमार पात्रा जी बोलिए। सर आपके बारे में सर कुछ बोलिए, हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं आफ्टरनून का। सर मेरे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल से कुछ मिसलीडिंग हुआ है। मैंने अभी ओपन करा, उसको देखा, आप लोगों के इसमें से गलत कोई वीडियो डाउनलोडिंग पे क्लिक करा था आपने। मैंने अभी ब्लॉक हटा दिया, कल से ज्वाइन करिएगा आप। कभी भी नेटवर्क पर दूसरे पॉइंट्स पर जाओगे तो ऐप तुरंत ब्लॉक कर देगा। कुछ भी मिसलीडिंग कंडीशंस होती है ना, तुरंत ऐप आपको ब्लॉक कर देगा। इसलिए मेरी गलती नहीं है उसमें, मेरा आप तो डिजिटल है, और डिजिटल ऐप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरों को प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपको किसे आ रही प्रॉब्लम बताओ आप मुझे। ठीक है ना, मैंने हटा दिया ब्लॉकिंग। हाँ ब्लॉकिंग हटा दिया आपका मैंने। गुड इवनिंग सर। सर एक सोरासिस का फीडबैक आया था, S1L1 वेन जो चल रहा था हाई पोटेंसी में जी, वो पहले ऑलमोस्ट पहले तो डेली दिया फर्स्ट मंथ, उसके बाद मैंने 3rd डे किया था सर 10 पिल। अभी रिड्यूस करके उसको एवरी 5th डे पे किया था सर। तो पेशेंट आज फोन आया था, बोले मेरे को 70% काफी रिलीफ है, ईचिंग मुझे दोबारा नहीं हुई जैसी होती थी। जी बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट पेशेंट काफी खुश है, बोल रहा है अभी 2 पेशेंट और देने का। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत
बढ़िया। और उसको हाइपोथायराइडिज्म भी था सर, वो भी कंट्रोल में है काफी एलोपैथ, तो मैंने फर्स्ट डे ही बंद करवा दिया था उसका और डाइट रिस्ट्रिक्शन पे रखा था पेशेंट को और पेशेंट बहुत खुश है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक पेशेंट को सर वो एमसी नहीं आ रहा था तो सर पीसीओडी का ही प्रॉब्लम था। S2C1 A1 F1 भेन1 RE D4 में दिए थे सर जी, और L2 C2 G सर पेल्विक रीजन पर लगाने के लिए दिए थे जी। तो सर अभी 1-1.5 महीना हुआ है सर, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या सर D5 में उसको करें कि सर यही चलने दें? सर आप कंडीशन पूरी देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट आपके सामने बैठा, मेरे सामने नहीं है, ठीक है ना? आप उसकी कंडीशन देखिए, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट कीजिए। पीसीओडी का प्रॉब्लम है सर। पीसीओडी में आपने क्या दिया उसको? वो सर पीसीओडी में सर S2C1 A1 F1 भेन1 RE दिए थे सर। बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप पीसीओडी को समझे ही नहीं हो अभी। और एक और प्रोटोकॉल दिए थे सर S2C2 A2 भेन1 RE G सर D4 में। बिल्कुल नहीं, आप प्रोटोकॉल को समझे ही नहीं हो। लिखाया हुआ तो सर कैसे समझो आप उसको सर, प्रोटोकॉल को मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? कल उदाहरण देकर बताऊंगा आपको क्यों गलती कहाँ हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं हम लोग।